हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूक्लियर आईएएस। और आज के सेशन के अंदर हम यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को देखेंगे और एकदम कंप्लीटली तरीके से देखेंगे। इस प्रीलिम्स के अंदर नॉलेज भी यूज़ होती है और लॉजिक भी यूज़ होता है। और ये जो लॉजिक है ना, वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। और मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ सिखाऊंगा कि इसी को हम बोलते हैं स्किल, और इस स्किल को कैसे डेवलप करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू। इस स्किल को टेस्ट करते समय हमसे बहुत सारी गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, और हमें वो मिस्टेक्स करनी है क्योंकि यूपीएससी ऐसी मिस्टेक्स हमसे ज़रूर करवाना चाहता है। अगर आप ऐसी एक मिस्टेक करके 3 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो तो कर दो ऐसी मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आपको ध्यान देना है इस 3 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपको मिस्टेक करनी पड़ेंगी, होंगी, और एक उसी लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब पॉइंट टू ये है कि यहाँ पर मैं आपको सीधा यूपीएससी का पैटर्न दिखा रहा हूँ, यूपीएससी का पेपर लेके चल रहा हूँ। इसमें एक जगह हिस्ट्री है, एक जगह पॉलिटी है, एक जगह मतलब जो है इकोनॉमिक्स है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सेक्शनल करेंगे, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर यही वाला पैटर्न तो फॉलो होता है, उल्टा सीधा होता है कि एक क्वेश्चन कुछ और, एक क्वेश्चन कुछ और आपको स्किल डेवलप करना, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए सर? जैसी यूपीएससी लेता है उस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके आंसर्स मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन अगर आपको पूरी डिटेल में आंसर चाहिए तो वी हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पीडीएफ। जैसे ये एक पेज है और इस पेज के ऊपर एकदम क्रक्स के अंदर सॉल्यूशन से लिखा हुआ है हर ऑप्शन के बारे में, उसे इस तरह से बांटा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर, ऑलमोस्ट 24-25 पेजेस के अंदर, ठीक है। दोनों तरफ प्रिंट करेंगे तो 24-25, अगर एक तरफ प्रिंट करेंगे तो 12 पेजेस, 12 पेजेस के अंदर आप एक पूरे के पूरे ईयर के करंट उसको क्वेश्चन पेपर को पूरा कर सकते हो। ये हो गई भाई दूसरी बात। अब अगर आपको इसको चाहिए है ये पीडीएफ, तो एक छोटा सा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वो जो स्क्रीनशॉट है सेंड करना है न्यूक्लियर आईएएस एडमिन के ऊपर, न्यूक्लियर आईएएस एडमिन, और ये सारे का सारा आपका किसमें है? स्मॉल लेटर्स के अंदर है। वहां पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वी विल ऐड यू टू अ स्पेशल ग्रुप जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। नथिंग यू हैव टू शेयर, ठीक है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होता है बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? जैसे ही आप ऐसी चीजें देखो तुरंत की तुरंत लिखना शुरू कर दो। पेपर को बख्शो मत, पेपर को लिखना शुरू करो। कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। वहां पे कोई टीचर बोलेंगे भी कि पेपर पे कुछ नहीं लिखना, बकवास कर रहे हैं, वो सारी दुनिया लिखती है, आपने भी देखे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे सीधा आपने लिखना है कि भाई जो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो सन है वो ज़्यादा हीट करता है रेदर देन द अर्थ से, है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ कैसी लॉन्ग वेव एमिट करता है और सन शॉर्ट वेव एमिट करता है। अब आपको पता है कि दिन के अंदर तो सन हीट करेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन रात के अंदर एकदम से ठंडा हो जाना चाहिए और उस अर्थ को ठंडा होने से रोकती है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो दैट मीन्स अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी मैं आपको नॉलेज बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, फिर आगे लॉजिक बेसिस के ऊपर बताऊंगा इसी क्वेश्चन को। देन सेकंड देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को। मतलब कि यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है जो CO2 और जो दूसरी गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं, हायर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता, कि कोई आइडिया नहीं है सर, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो कैसे सोचना होता है? आपने लिख लिया शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब सोचते हैं, अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि क्या पता यहाँ पर एग्जामिनर ने शॉर्ट वेव लिखा हो, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे शॉर्ट वेव लिखा होगा तो ही चल के ये ठीक होगा, है ना। हालांकि अगर आपको यहाँ पे भी शॉर्ट वेव का, यहाँ पे भी कोई आइडिया नहीं है, तो अगर ये ठीक होगा, अगर यहाँ पर इसे चेंज करोगे, लॉन्ग वेव की बजाय शॉर्ट वेव करोगे, तो ये ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से क्या है? दोनों में से चाहे ये स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है, या ये ठीक है या ये गलत है, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। ये बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। अगर तुक्केबाजी भी मारनी है तो इन दोनों में से ही तुक्केबाजी मारोगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक है, अगर इतने भी तुक्के मार के पेपर पास करोगे तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी भाई मेंस के अंदर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सब लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है अर्थ के द्वारा एमिट की जाती है, उसी से अर्थ ज़्यादा हीट होती है और वही हीट को एब्जॉर्ब करता है CO2 वगैरह, ठीक है, और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस। सो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। देन थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा?
ट्रोपोस्फियर की जो थिकनेस है इक्वेटर के ऊपर वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोल्स। डेफिनेटली होती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पे आपको 18 18 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाती है ऊपर तक ऊंचाई में, ठीक है। और जबकि पोल्स के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर तक ही हवा की जो रेंज है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर धूप ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है तो सारी हवा जो है गर्म हो जाती है, गर्म हो गया वो हवा ऊपर उठती है और बहुत ऊपर उठ जाती है। सो दैट द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू इक्वेटर के ऊपर, बहुत बड़ी हाइट तक जाती हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों की दोनों बातें जो हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, नेगेटिव नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आंसर ए विल बी देयर। नाउ अब आगे चलेंगे। इनमें से कौन से प्रोडक्ट हैं वोल्केनिक इरप्शंस के? जब भी ऐसी चीजें आपके सामने आए कि कौन से प्रोडक्ट हैं वोल्केनिक इरप्शन से, तो इमेजिन करो वोल्केनो के अंदर क्या हो सकता है। वोल्केनो के अंदर ब्रह्मांड की सारी चीजें हो सकती हैं। सो ऑल फोर विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वैसे एनसीईआरटी का है तो ऑल फोर आप वैसे भी लगाना चाहिए था। अब यहां पे लोग लॉजिक लगाएंगे नहीं ओनली टू, नहीं भाई, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वोल्केनिक इरप्शंस। हमेशा क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, लॉजिक ट्रिक सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर। क्वेश्चन इतना होना चाहिए कि नॉलेज से भी पहले क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया तो नॉलेज इंप्लीमेंट होगी, नॉलेज पे लॉजिक होगा और लॉजिक से सही आंसर निकलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। देन आगे चलते हैं। आइसोथर्मल मैप्स ऑफ इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसके बारे में बोला गया। जैसे ही आइसोथर्मल मैप्स आए, मैंने सिंपल से क्या किया, आपको पिछले जो सेशन है उनमें भी बताया था कि सपोज ये है आपका, और कौन से महीने में? जनवरी में। जनवरी में मतलब कड़ाके की ठंड होती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये लैंड है जी, इस लैंड के ऊपर अगर मैं इधर बात करूं कि सर इधर 3 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा ओशियन में? ओशियन में 5 डिग्री का आएगा, क्योंकि ओशियन बहुत लेट ठंडा होता है। इसके इक्विवेलेंट में ये जल्दी। अब यहाँ पे लैंड पे 5 डिग्री सेल्सियस कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये तो इक्वेटर है और ये 90 डिग्री के पोल्स हैं। तो 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ मिलेगा कि नीचे की तरफ मिलेगा? तो मुझे पता है, मुझे क्या, सब लोगों को पता है, इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर यहाँ पे कि 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ओशियन के अंदर सेम 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मैं इस 5 डिग्री आइसोथर्म को मिलाऊं, इस 5 डिग्री से इस 5 डिग्री को, इस 5 डिग्री से इस 5 डिग्री को, ठीक है, तो ऐसे चलता हुआ ये चलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? आइसोथर्म जो है डेविएट करता है नॉर्थ में ओवर द ओशियन। अगर भाई ओशियन के अंदर हम जाएंगे तो क्या ये नॉर्थ की तरफ जाता है? बिल्कुल ठीक है यार, जाता है। एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, जब हम कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं तो साउथ में जाता है। बिल्कुल ठीक है यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन कोल्ड ओशियन करंट है गल्फ स्ट्रीम का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म होती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी गर्म होती है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो आगे चल के हैमरफेस्ट पोर्ट नॉर्वे तक जाता है, जिसकी वजह से उसके इक्विवेलेंट जो लैटिट्यूड है रशिया के अंदर वो तो ठंडा होता है, लेकिन हैमरफेस्ट पोर्ट नॉर्वे के अंदर वो तब भी गर्म होता है। इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम के अंदर जहाज चल पाते हैं, वरना यूके कुछ नहीं होता, बर्बाद होता आज के समय पे। ठीक है जी, तो हम कहां पर पहुंचे हैं? यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ओनली ट्रू, 2 इज गलत, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स, इनमें से कौन से सबसे बड़े कोकोआ प्रोड्यूसर्स हैं? इनके अंदर तुक्केबाजी नहीं मारनी होती, ठीक है, क्योंकि ओनली 2 में भी मार सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर पता है तो करो, और अगर नहीं पता है तो नहीं करो। वैसे थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के इसमें देख लो कि अल्जीरिया इधर आता है ना, ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपका अफ्रीका के अंदर इधर आपका मोरक्को होता है, लगभग सेम लैटिट्यूड के ऊपर से आ जाते हैं। फिर बोस्टवाना, नामीबिया, इधर बोस्टवाना है और इधर आपका नामीबिया है, तो मतलब ये भी लगभग थोड़ा सा सेम ही हो जाता है। कोटा डिवोरे घाना, कोटा डिवोरे घाना, ये एकदम एग्जैक्ट लैटिट्यूड के ऊपर पड़ जाते हैं। मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, इधर मोजाम्बिक होता है, ये भी एकदम एग्जैक्ट लैटिट्यूड के आसपास में पड़ जाते हैं। सो कोटे डिवोरे और मेडागास्कर और मोजाम्बिक में से एक पे पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी सी, अगर बिल्कुल ही डेस्परेट हो तो तुक्के मारो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे में पेपर के अंदर कुछ भी समझ आ सकता है। ये होता है प्योर तुक्का, ये होता है प्योर तुक्का। अब इसके अंदर अगर कोई जबरदस्ती बनाएगा तो बना लो भाई, जिसको जो जबरदस्ती बनाना है उसमें बना के देख लो, इसमें क्या कर सकते हैं भाई। अब हिमालयन रिवर, ये तो बहुत ही सिंपल यार, बेसिक वाली चीज़ है। सबसे पहले गोमती आती है, फिर घग्गर, गंडक, कोसी, ये तो बच्चे को पता होता है। इसके अंदर भी गलती करोगे तो इसका मतलब भाई रिवर सिस्टम तो पढ़ के जाना चाहिए, है ना, ये तो फिर बड़ा पाप सा हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये ईजीएस्ट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। ईजीएस्ट कैसे? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग। भाई रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर एवरीथिंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो गलत मानता ही नहीं इसको। रेन वाटर कंटेन द CO2 इन द सॉल्यूशन, रेन वाटर जो है CO2 सॉल्यूशन में होता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? आपको पता है कि मतलब CO2 हो ही नहीं सकता,
भाई आप ये सोच के देखो, ऊपर से बारिश गिरती है तो ऑक्सीजन अपने अंदर होल्ड कर सकती है, ऑक्सीजन लेके आ सकती है ना। और उसको भी अगर आपको समझ नहीं आता कि भाई ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है, तो सोचो बहुत समय पहले ओशियंस कैसे बने थे। आसमान में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड था, खूब सारी रेनफॉल हुई, ये सारे के सारे CO2 को ओशियन के अंदर ले जाके जमा करवा दिया था। सिंपल बात यार, है ना, एकदम सिंपल, एकदम अर्थ की फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट याद करो। तो हो सकता है ना, ये क्यों नहीं हो सकता, वाई नॉट, है ना। वाई नॉट का रीजन दो, वाई नॉट का रीजन मिलेगा ही नहीं। सो दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। देन स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन द एटमॉस्फेयर। भाई रेन वाटर कोई चीज क्यों नहीं कर सकता कंटेन, गैसेज हैं यार, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर कोई ज्यादा तिगड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कौन सा आपका स्टेटमेंट आएगा, द स्टेटमेंट इन दिस विल बी योर, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द वन। देन इनमें से कौन सा बॉर्डर करता है नॉर्थ सी के साथ में। अब इसी वजह से मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों को नेमोनिक थोड़े याद होने चाहिए। नॉर्थ सी के नेमोनिक मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा रखे, आप उनको देखिए पूरा ज्योग्राफी के। उसके हमारा लॉजिक था नो वन बैग फ्रेंड, नो वन बैग FRIEND नहीं है वहां पे, सिर्फ END है, नो वन बैग फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी। तो नॉर्वे है, बेल्जियम है नहीं है, जर्मनी है, फ्रांस भी नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर रशिया, है ना। तो R इज योर अरे नहीं, ये रशिया नहीं होगा भाई, ये तो मैं गलती, हाँ तो फ्रांस, FR मतलब फ्रांस। फिर E फॉर इंग्लैंड है इसमें, इंग्लैंड भी नहीं है। फिर N इज योर नीदरलैंड। फिर D फॉर डेनमार्क एंड S, इसमें स्वीडन मत लगाना जी, ये स्कॉटलैंड है आपका, स्कॉटलैंड। सो सिर्फ 2 ही हैं इसके अंदर, तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओनली 2 इसका जो है वो एकदम सही कड़ाके वाला जवाब निकल कर आएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन। इनमें से ये पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस लोगों ने देखने को मिले थे, या 23 में भी थोड़े बहुत आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रोज इज गिवन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन में ना आपको ये भी देखना पड़ेगा और आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो धुआंधार जो फॉल है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो मालवा रीजन के अंदर नहीं है। हुंड्रू फॉल्स, छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरसोप्पा फॉल, वेस्टर्न घाट, ये आपके शरावती रिवर के ऊपर है, नेत्रावती रिवर के ऊपर नहीं है। शरावती रिवर कर्नाटका के ऊपर है, नेत्रावती रिवर के ऊपर नहीं है। ये कॉमन लॉजिक है, इसके थ्रू पता होना चाहिए था। और इसमें से पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब देखो ये 3 वाले प्रपोर्शन है ना, मैं आपको ये बताऊंगा 3 वाले प्रपोर्शन के अंदर अगर कहीं पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दे बिकम द मोस्ट डेंजरस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें आप ओनली 2 लगाओगे, गई, कोई नहीं बचा सकता, है ना। इसमें आप देखेंगे कि ओनली 1 भी जवाब आ सकता है और नन भी जवाब आ सकता है। नन कैसे और ओनली 1 कैसे? कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर एक दूसरे के साथ रिप्लेस करवा देता है। मैक्सिमम चांसेस क्या देखने में मिलेंगे, अगर इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया तो इसको इसके साथ रिप्लेस करेगा, तो ओनली 1 होने के भी चांसेस बन जाते हैं। ओनली 2 आपकी आत्मा चिल्लाती रहती है कि ओनली 2, ऑल 3 भी हम देखेंगे और नन भी हम देखेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को बड़ी समझदारी के साथ करना, मतलब इसमें बेफिजूल में तुक्केबाजी मत फेंकना। जिसमें 4 ऑप्शन हैं उनमें करना थोड़ा आसान होता है, इसमें तो ओनली 2 लगाओगे तो भी बात बन जाएगी तुक्केबाजी के चक्कर में। पर पता होना चाहिए आप लोगों को, ओनली 2 लगाओगे दैट इज डेफिनेटली बी अ करेक्ट आंसर। साउथ अमेरिका में एंडीज हैं जो कि फोल्ड माउंटेन रेंज है, बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। एंडीज रेंज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है ना, ऐसा ही है, ओके। फिर आगे नॉर्थ अमेरिका में अपलाशियन है, फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल ठीक है। जो यूरोप है, यूरोप में अल्प्स हैं, ब्लॉक माउंटेन है, नहीं, जो अल्प है वो आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक। और सेंट्रल एशिया के अंदर वोस्गेस माउंटेन रेंजेस जर्मनी के पास में होती है, राइन ग्रैबन वहाँ पे बना हुआ है, राइन रिवर के जो है वो वहाँ से गुजरती है, और ये ब्लॉक माउंटेन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो यहाँ, अरे सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे था साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन, बिल्कुल ठीक। देन अपलाशियन भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। एंड देन यूरोप जो अल्प्स है वो ब्लॉक माउंटेन है, तो ओनली 3 आएगा इसमें, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था, ओनली 2, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक। इसमें से पूछा हुआ इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। अरे बाप रे, क्या कर दिया, है ना। आपके सामने 2 स्टेटमेंट सही निकाली है, 2 स्टेटमेंट गलत निकाली है, 3 ओनली में लगा दिया। पेपर में भी यही होता है, शांति से भाई, ओनली 2, ठीक है। दोनों ही तो गलत है यार, ये यहाँ पे फोल्ड की बजाय ब्लॉक आएगा और यहाँ पे अल्प्स जो है वो फोल्ड आएगा, कमाल है यार। एनीवे आगे चलते हैं सर।
देखिए अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ने होते हैं। इनमें से कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे आपका एयरपोर्ट बना है? दोन्योपोलो, कुशीनगर, विजयवाड़ा। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को साउथ की मूवीज हल्की फुल्की याद होंगी, तो वहां पे विजयवाड़ा जो एयरपोर्ट है वो बहुत सारी मूवीज में देखा गया है। सो दैट इज नॉट अ रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, तो विजयवाड़ा तो नहीं है। अब इनमें से इन दोनों पे जा सकते हैं, 1 और 2 पे। 1 और 2 पे जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्क है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो 1 और 2 ओनली आर करेक्ट। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। वाटर वेपर, व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन। इट इज अ गैस, ये गैस है, बिल्कुल ठीक है जी। अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। बिल्कुल सर, गैस कोई भी हो, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे कम होती हुई जाएगी, बढ़ती हुई नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली सही है। इसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है पोल के ऊपर वाटर वेपर मैक्सिमम कैसे मिलेंगे यार? पोल पे तो ठंड होती है, वाटर वेपर तो जितने भी हवा में होंगे चूस लिए जाएंगे, नीचे जमीन पे रख दिए जाएंगे, तो वाटर वेपर वोंट बी इनटू द पोल्स। वो कहां पर होंगे? ह्यूमिड रीजन के अंदर आपको सबसे ज्यादा, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो है ना ही आपके डेजर्ट में देखने को मिलेंगे और ना ही आपके ये पोल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल कंसेप्ट वाली बात है। सो यहाँ पे 1 ओनली वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बड़ा समझदारी, 3 जहां पे ऑप्शन आते हैं, बड़ी समझदारी, तुरंत समझदारी। ऐसो को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर 100% श्योर है तो ये अटेम्प्ट करो, अदरवाइज सेकंड रीडिंग के लिए और बचा के रख लो। 3 को देखते ही सोचो कि मैं सेकंड रीडिंग के अंदर बताऊंगा। मैं एक और सेशन लूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, और आप मिनिमम से मिनिमम 3 रीडिंग लेके आओगे पेपर की, दैट इज मैं 100% श्योर हूं इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्लाइमेट के बारे में पूछा हुआ है। एनुअल या डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। एनुअल रेंज जो है मतलब कि वर्ष में कोई दिन और दिन और रात, इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम मिलता है, लगभग सेम सा टेम्परेचर रहता है। इक्वेटोरियल में ये देखने को मिलता है, चाइना टाइप में ये नहीं देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर भी ये नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो शुरुआत से ही 2 चीजें आ गई। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तो इसमें भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, इसमें भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज, अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेपर एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। इसमें क्या है? वेरीज। 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, वो वेरी करती है। लेकिन अगर आपने अभी कभी बचपन में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हो तो सुना होगा ना, इक्वेटर के ऊपर डेली बारिश होती है, तो लगभग वहां पे वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। सो द इक्वेटोरियल क्लाइमेट वोंट बी देयर, मरीन वेस्ट क्लोज क्लाइमेट के सही होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे आप चाइना टाइप क्लाइमेट और इन दोनों के बारे में भी डिबेट कर सकते हैं, बट मतलब बस थोड़ा सा है कि पढ़ाई यहाँ पे इस वजह से बोला था, पढ़ाई होनी चाहिए, हर चीज को तुक्केबाजी में नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में चलेंगे। बात है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कोरियोलिस फोर्स की स्पीड इंक्रीज होती है विद द विंड वेलोसिटी। एब्सोल्युटली सही, ना होने की कमी क्या है? मतलब बिल्कुल, अगर आपने जियोस्ट्रॉफिक विंड पढ़ी हो तो उनका यही तो होता है, हवा में बहुत, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर चलती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा स्पीड होने की वजह से ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगती है। और उनको जाना तो चाहिए था इक्वेटर से ऐसे, लेकिन वो उतनी ज्यादा स्पीड हो जाती है, इतनी ज्यादा कि राइट की तरफ घूमते घूमते फिर वो इस तरह से रोटेट करना शुरू कर जाती है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल ठीक है। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। अब सोचो कि क्या इसने रिवर्स लिखा होगा कि इट इज मिनिमम एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर। फिर सोचो ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर आपने पढ़े हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक बात बोली जाती है कि ये कभी भी इक्वेटर के ऊपर नहीं बनते, क्योंकि वहां पे अब्सेंस होता है कोरियोलिस फोर्स का। सो दैट स्टेटमेंट, इट इज अब्सेंट एट इक्वेटर, एब्सोल्युटली ठीक, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं कि हाँ जी वो वहां पे होती है कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर के ऊपर अब्सेंट होती है, इसी वजह से वहां साइक्लोन वगैरह नहीं बनते। तो क्या बात यहां से सीखने को मिलती है कि सिर्फ आपको कोरियोलिस फोर्स के मार्जिन में नहीं देखना, जहां जहां आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ी है उस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लेके आने की कोशिश करो, इधर उधर कहीं ना कहीं से लेके आओ। आई नो पेपर के अंदर अगर ये एग्जैक्टली याद आ जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज चीजें इधर उधर से पिक करो। ठीक है, तो यहां से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो निकलता है जी आपका सी वुड बी द एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देन बात है 21 जून प्रतिवर्ष की। इनमें से किसके ऊपर मोर देन 12 आवर की सनलाइट रहती है? अब आप लोगों को पता ही है यार, क्या ही बताऊं, है ना। मान लीजिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये 21 जून का समय है, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के ऊपर ही पूरा, मतलब आर्कटिक सर्कल पे तो दिन हर दिन निकाले रहेगा। तो यहाँ पे क्या है 2 और 4 आपको दिखाई देगा। ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन आता है 2 और 4 का। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं जी। इनमें से कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है? अगेन इनमें से, अब इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे हिंट नहीं लग रहा है। फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे लोगों को अमेजॉन बेसिन और कोंगो बेसिन दोनों ही लगेगा। तुक्केबाजी करना हो तो अमेजॉन बेसिन के साथ ही मैक्सिमम लोग जाएंगे। देखिए पेपर के बाहर आने के बाद कोई भी लॉजिक लगा लो, मैं जबरदस्ती के लॉजिक नहीं बना रहा हूं, लेकिन पेपर में अमेजॉन बेसिस के ऊपर टिक करना है।
क्यों? क्योंकि भाई अमेजोन और कोंगो बेसिन में से अमेजोन के बारे में लोगों ने ज़्यादा सुना होता है, कोंगो के बारे में कम सुना होता है, अमेजोन जे मोर इंपॉर्टेंट। तो पिक कीजिएगा, गलत होगा मुझे पता है गलत होगा, लेकिन इसी के दम के ऊपर आपका एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो नेट कितना गेन किया? एक क्वेश्चन सही 2 नंबर, एक क्वेश्चन गलत 0.6 नंबर, नेट आपने कितना गेन किया? 1.4 नंबर। तो ऐसे तुक्के मारने चाहिए, एक सही एक गलत के ऊपर भी मारो, लेकिन सेम कंसेप्ट लगाओ। अब आपने क्या किया, आपने यहां पर तो कंसेप्ट लगा दिया ये, और किसी और में कंसेप्ट लगा दिया कि जो कम मतलब न्यूज में है उसको मैं पिक करूं, या फिर जो कम इंपॉर्टेंस का है उसको मैं पिक करूं। ऐसा नहीं करना, एक ही लॉजिक लगाना है। अगर आपने सोचा है कि भाई मैं यहाँ पे उस चीज पे फोकस करूंगी जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी की तरफ फोकस कीजिए आने वाले सभी क्वेश्चन के अंदर भी। तो शिफ्ट मत कीजिए, मैक्सिमम लोग अपने जो आइडिया है उसको शिफ्ट कर देते हैं, और फिर वो पहले वाले भी गलत होते हैं, दूसरे वाले भी, और गलतियों की लड़ी लग जाती है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, और मुझे नहीं पता साइंस का स्टैटिक लोग करते, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, यहाँ पे यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, पीएफए पर फ्लोरो अल्काइल के बारे में पूछा गया है। दे आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। इसमें आप मना कर सकते हो कि नहीं होगा, होगा, हो सकता है, हमें नहीं पता। देन सेकंड, पीएफए आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, ये आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते, हमें नहीं पता। देन persistent exposure to PFA can lead to the bioaccumulation। अब आप देखिए इन तीनों को, ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते, इसी वजह से वाइड स्प्रेड मिलते हैं, और इसी वजह से बायोअक्यूमुलेशन होता है। तीनों के तीनों, इनमें से कोई भी चांस नहीं बचता है कि या तो नन होगा इसका जवाब, या ऑल थ्री, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो ऑल थ्री वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 17 का डी। चलिए अब आगे चलते हैं। 18, अब इनको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कितने हैं? तो ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि 5 का 3, तो 3 पे लगाओ और आगे बढ़ो, पर फिर भी आपको बता देता हूं। जो पैरासिटॉइड टाइप के हैं, वास्प, फ्लाई और कार्बिड बीटल्स, ठीक है, ये आपके पैरासिटॉइड हैं। नेक्स्ट इज योर, देखो अगेन 3 वाला बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब कायदे से आपने जो पहले 3 देखा था उसके अंदर क्या ऑप्शन था? जो हमने रिवर वाला देखा था उसके अंदर था ओनली 1, है ना, ओनली 1 वाला ऑप्शन आपने देखा था। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ग्राउंड नट, होर्स ग्राम, सोयाबीन। अब आप सोचोगे सर इसमें ओनली 2 लगा दें, इसमें ऑल 3 है। तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, या तो पता होना चाहिए या फिर मतलब यही बात है। तो 3 वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर पता हो तो ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना उनको थोड़ा सा एक लीनियंट वे के अंदर मान के चलो, ठीक। अदरवाइज गलत होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं, पेपर के अंदर याद आए ना आए। ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था तो हम इसके ऊपर दिमाग नहीं खपाएंगे अपना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द सिकिडा, फ्रॉग होपर, पॉन्ड स्केटर। अब मैंने ना जो हॉलीवुड वगैरह के थोड़े बहुत वेब सीरीज देख लेता हूँ तो उसमें फ्लैश करके थी, तो उसके अंदर एक विलन था सिकिडा। सिकिडा के बारे में उसमें बताया हुआ था कि एक इंसेक्ट होता है, बहुत जोर जोर से सांसें लेता है, तो सिकिडा उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो दैट्स वाई आई हैव गॉन विद द इंसेक्ट, और ये सही था। लेकिन पेपर के अंदर अगेन तुक्केबाजी नहीं करनी होती, बिल्कुल भी नहीं करनी होती इसमें, ठीक है। तुक्केबाजी करोगे दिक्कत में आ जाओगे। देन ये वन ऑफ द इजीएस्ट आ जाते हैं। मैनी च्युइंगम कंटेन्स अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल सही, ठीक है। च्युइंगम्स के अंदर उसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है भाई, तभी तो बोलते हैं कि चिंगम को मतलब डस्टबिन के अंदर रैप करके फेंकना चाहिए। अदरवाइज बोलते हैं ना कि भाई चिंगम को पेड़ के नीचे दबा दो ताकि पेड़ और अच्छा हो जाएगा। सुना है आपने? कभी नहीं सुना? तो यह बिल्कुल ठीक है, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। उसके अंदर प्लास्टिक एक गम बेस की तरह यूज होता है। अगर आप बोलो नहीं होता सर, तो रीजन बताओ, है ना। अपने आप से क्वेश्चन किया करो, वहीं पे एक अपना रिजिडिटी मत लेके आओ पेपर के अंदर। पेपर में ना अपने आप से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते ही पता चल जाएगा। तो बोलोगे कि हाँ यार ये हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। देन अब अगेन ये 3 वाला आ गया, है ना, बैंड बजाने वाले क्वेश्चन है भाई ये, लिटरली, और ये बहुत सारे लोगों के गलत होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ब्राजील एरी बोदुम्बू, किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मतलब कोई आइडिया नहीं है किसी को आता हो। मैक्सिमम लोग इसमें ओनली 2 की तरफ पिक करके आएंगे, कुछ लोग होंगे जो इसमें ऑल 3 की तरफ करके आएंगे, कुछ होंगे ऑल 1 के ऊपर। सही आंसर है डी, नन। ये गलत होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस का जवाब क्या दिया जाए? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कुछ नहीं दे सकते। इसके अंदर आप ओनली 2 वाला लॉजिक पकड़ के चलोगे तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एक ऊपर वाला एक ये, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए आपके, ठीक है। बड़ा खतरनाक से होते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो लीव कर दो या तो छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता आप टिक करोगे गलत होगा। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप आंसर देख सकते हैं। जो इंद्री है वो मेडागास्कर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इंद्री मेडागास्कर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इनमें से दूसरा किसी और के साथ, गलत है भाई। जो एल्क है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा,
नॉर्थ अमेरिका। जो बोनोबो है वो आपको कोंगो के रीजन में देखने को मिलेगा। बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है यार। तो तीनों के तीनों गलत है, डी नन आएगा इसका सही जवाब। तो बड़ा खतरनाक है, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए। अब जो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ये हलवा क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते आपका दिमाग ठंडा हो। ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फर्स्ट राउंड के अंदर बिल्कुल मत करो, इसे सेकंड राउंड और मैं तो कहूंगा प्रेफरेबली इसे थर्ड राउंड के लिए मेंटेन करके रखो। क्यों? क्योंकि तब तक आपका दिमाग उस सेच्योरिटी, उस मैच्योरिटी और उस लेवल पे जा चुका होगा कि भाई आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखो, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट सही लगेगी कि वन ऑफ द एजेंसीज, यार वन ऑफ द तो हो सकती है, हमें क्या। लेकिन जब सेकंड या थर्ड रीडिंग में आओगे तो आपको लगेगा कि भाई अगर यूएन की एजेंसी होती तो हमने क्या वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पढ़ा होता? तो आप बोलते पढ़ा होता यार। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मैं दौड़ के नीचे गया, मैंने देखा यार एक ही कटा यार, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे की तरफ देखेंगे, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड फलाना फलाना, ये इसके इनिशिएटिव हैं जिससे कि ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को एड्रेस किया जाता है। ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू में इसको हटा दो। तो या तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है ये, अब सारा दारोमदार किस पे बच गया? 3 पे। अब सारा दारोमदार किस पे बच गया? 3 पे, 2 एंड 3 के ऊपर। अब नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ कि ज़्यादा के साथ जाना चाहिए और बिल्कुल ही जाना चाहिए। 2 और 2-3 में से 2-3 की तरफ ही पिक करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो 2-3 की तरफ में फेवर करते हुए होंगे। पर फिर भी इसको देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट द फंड टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। अब देखिए, बाहर आने के बाद मैं आपको 2000 तरीके बता सकता हूँ और आंसर देखने के बाद तो मतलब कितने भी तरीके जान लो कि भाई उससे ये सही हो सकता है। बट पेपर में अंडर द प्रेशर ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि कई लोग सोच सकते हैं यार मेन फंक्शन फंड ग्रांट करना नहीं होगा, कई लोग बोलेंगे दे भी सकते हैं, हमें क्या, दे भी सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर और ज्यादा इस पे दिमाग लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार देखो ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, है ना। यहां से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। जैसे मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन को पूरा एक दूसरे के साथ लड़वाइए, तो आप लोग बोलोगे यार ये अगर यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होने के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एनजीओ, ठीक है। अब अगर एनजीओ है तो क्या एनजीओ देशों से पैसे लेगा कि देगा? देशों से पैसे लेगा कि देगा? आपको लगेगा यार दे भी सकता है, बट लेना उसका मेन काम है। एनजीओ तो भाई पहले नॉन प्रॉफिट होगा या जो भी कुछ होगा वो लेने पे पहले फोकस करेगा। सो इस लॉजिक के ऊपर जाके आप थर्ड को एलिमिनेट कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर अभी बिल्कुल इनिशियल स्किल के अंदर हो तो आपको 2-3 की तरफ ही जाना चाहिए। पर फिर भी अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपने गेन कर लिया या फिर थोड़ा सा कामनेस, ये सिर्फ किस चीज के ऊपर आती है? कामनेस के ऊपर। अगर आपका ब्रेन काम है तो बात बना ले जाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट वाज द आल्सो द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यार। क्या है? लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। आपको नहीं पता, क्या पता हो? हमें क्या पता सर, हमें नहीं पता। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। आपको नहीं पता, क्या पता चीता रोर करता हो, क्या पता चीता रोर नहीं करता हो। लेकिन हाँ, आपको ये पता है कि लायन रोर जरूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदे ने एक बार लायन के ऊपर क्वेश्चन दिया है, एक बार चीता के ऊपर क्वेश्चन दिया है, एक बार लायन एक बार चीता। अच्छा, देन फिर से लायन के ऊपर आ गया, है ना, और फिर लियोपर्ड के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे सोचो, एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं से चीजें पिक करी हैं, बढ़िया मजेदार, लेकिन उसने कहीं से चीता उठाया, कहीं से लायन, कहीं से लियोपर्ड। मेन आपको क्वेश्चन कहां से दिखाई दे रहा है? सोच के देखो, 2 बार लायन का जिक्र आया है, 1 बार चीता का और 1 बार लियोपर्ड का। क्वेश्चन कहां से पिक किया होगा बंदे ने? क्वेश्चन किया होगा लायन वाले उसमें से कॉपी किया होगा। ठीक है, तो अगर लाइन वाले से कॉपी किया होगा, दैट मीन्स दिस लाइन के सही होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, कि हाँ लाइन वाला कंसेप्ट सही हो सकता है, लेकिन अभी भी मतलब अपने आप को कभी भी सॉलिडिफाई नहीं करना अनलेस एंटिल यू रीड एवरीथिंग। जब तक आप यहां तक नहीं पढ़ लेते ना, तब तक अपने ब्रेन में लॉजिक को सॉलिडिफाई नहीं करना होता, एकदम उसे फ्लूइड रखना होता है। सबसे बड़ी स्किल यही होती है कि अपने आप को फ्लूइड रखना। अब देखते हैं, अनलाइक मेल लायन, मेल लियोपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब इसको सोच के देखो कि भाई लियोपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, क्या लियोपर्ड अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करते? अब यहाँ पे पेपर के अंदर कई लोग सोचेंगे कि यार लियोपर्ड के बारे में हमें नहीं पता, क्या पता वो करते हो, क्या पता वो नहीं करते हो। लेकिन अब इस क्या पता से ऊपर चल के देखो यार, डू एग्जामिनर मतलब सोच के देखो, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है? एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि भाई लियोपर्ड जो है वो अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करते बाय सेंट मार्किंग। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है। बड़ा मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अब अगेन जो कामनेस आपने यहाँ पे दिखाई थी ना, वही कामनेस आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। भाई एक बात सोचो, गली का कुत्ता देखा हमने, डॉग्स, गली के कुत्ते तक भाई बाउंड्री बना के रखते हैं। ये तो लियोपर्ड है भाई, ये क्यों नहीं करेगा,
है ना, ये क्यों नहीं करेगा, इसको सोचो, वाई ही वॉन्ट, आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा वाई ही वॉन्ट का, सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम इनकरेक्ट। और फिर आपको पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आई एम 100% श्योर, पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन डरते डरते ए की तरफ लगाओगे कि यार हो सकता है, हो नहीं सकता, बट चलो यार देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ऐसा करके पेपर के अंदर फील आएगी, तो तुक्केबाजी ऐसी होती है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होते। जिस क्वेश्चन की जितनी लंबी स्टेटमेंट, उसमें देयर आर मच हायर चांसेस कि एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ गलती की होगी, बिल्कुल ही की होगी। चलो देख लेते हैं यार 100 मिलियन फार्मर्स के ऊपर। इट इज अ प्लेटफॉर्म, ये क्या है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। मैंने जब इसे देखा तो फिर आगे बढ़ता हुआ चला गया। सबसे पहले ऊपर से पढ़ा मैंने, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरनेशनल अलायंस है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। नाम दिखाई दिया, फर्क दिखाई दिया भाई, ठीक। 100 मिलियन फार्मर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्यों, फार्मर बेचारे थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये तो होने के चांसेस बनते ही नहीं है। मैंने तो इसको सीधा ही उड़ा दिया था। फिर मेरे सामने बचा था प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म, ठीक। इंटरनेशनल अलायंस को मैंने हटा दिया क्योंकि एग्जामिनर इन दोनों में कंफ्यूज करना चाह रहा है, ठीक है जी, क्योंकि अब इन दोनों में ही मैं डिबेट मारूंगा और फिर देखूंगा इन दोनों को, फिर भी इसको पढ़ के देख लूंगा मैं कि भाई ये फलाना फलाना है। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ये अपने आप को लिमिट कर रहा है यार सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री तक। सो मैं इसके साथ वैसे भी नहीं गया, मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया था। तो मैंने कौन सा हटा दिया यार, ये सेकंड वाला भी हटा दिया और थर्ड वाला भी हटा दिया। अब मुझे तुक्केबाजी मारनी थी दो में, अब मैंने पढ़ना शुरू किया इसको। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो न्यूट्रल पॉजिटिव इंक्रीज द फार्मर रेजिलियंस। ये किसका काम कर रहा है जी, ये फार्मर के रेजिलियंस को बढ़ा रहा है, नेट जीरो को आगे की तरफ लेके आ रहा है। बहुत सही, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं भाई दूर दूर तक। अब देखते हैं आगे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये फार्मर्स को बनाने की कोशिश करता है कि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बनाए, और थस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर पाए। अब देखो यार, इन दोनों में से वो जबरदस्ती किसके साथ कर रहा है, मतलब जबरदस्ती इन द सेंस की कि हद से ज्यादा आपको चीजें सेल करने की कोशिश हो रही है, वो यहाँ पे सेल हो रही है। अदरवाइज अगर इसे भी छोड़ो, तो मैंने पेपर में कहाँ पे गया था, दिमाग मेरा ये गया था कि एग्रीकल्चर इज नॉट ओपन टू द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। वो लोग अपने फार्मर्स का प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो ओपन नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा ओपन भी नहीं है। सो दैट इज, मतलब मुझे लगा कि ये गलत होना चाहिए। ऊपर से एफपीओ, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, कैसे संभालेंगे भाई वो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, ठीक, ये सही होने के ज्यादा चांसेस हैं। आई पिक्ड द ए एंड ए वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन से कंसिडर किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। अब जैसे आप पेपर में देखो इस तरह के साइंस एंड टेक के, अब यहाँ से स्टैटिक लगा लो, कितना लगाओगे यार, नहीं आएगा बनने में। तो अब यहाँ से क्या सोचोगे कि इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनमें से आपको अगर पता है तो लगाओ, वरना ऑल फोर लगा के भोले बाबा की जय बोल के आगे चल पड़ो, ठीक है। इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं लगानी। साइंस एंड टेक के अंदर एप्लीकेशन बेस हो, ऑल फोर लगाओ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो एक यूनिक रिलेशनशिप दिखाता है इंसेक्ट के साथ में और उसके साथ को इवॉल्व हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन पता है तो टिक करो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। द आंसर इज फिग। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक आता है ऑड इवन आउट, ऑड इवन आउट। ऑड इवन आउट के अंदर आपने महुआ सुना होगा, सैंडलवुड सुना होगा, सिल्क कॉटन सुना होगा, फिग नहीं सुना होगा, तो फिग इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है यार, ये ऑड इवन आउट आप यहाँ पे लगा सकते हो। बट अगर किसी ने फिग भी सुना हुआ, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें फिग दे रखा है, बड़े प्यारे तरीके से दे रखा है, तो है ना, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तो वो सही जवाब लगा देगा, है ना। एनीवे, चलो अब आगे और चलते। ये रहे फिर से वो तीन, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन को जज मत करो जब तक पूरे को पढ़ नहीं लो। इनमें से कौन सी, विच हाउ मेनी ऑफ द हैव द पॉइजनस स्पीसीज। भाई किसी में भी पॉइजनस स्पीसीज हो सकती हैं, हमें नहीं पता। ये फुद्दू क्वेश्चन होते हैं जिनके सब ऑल थ्री लगाओ, आगे बढ़ो। इसी तरह का ये वाला था आपका क्वेश्चन नंबर 27, है ना। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब देखो ये, इनमें से हाउ मेनी ऑफ द ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। इनमें से कौन से इंडिया के नेटिव हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग प्रीवियस बैगेज को लेके आएंगे और यहाँ पे भी ऑल थ्री लगाएंगे। अब देखो, रेड सैंडर्स तो 100% होता है जी, लाल चंदन इंडिया के अंदर मिलता है, पुष्पा भाव की मूवी सबने देखी होगी, तो यहाँ पे नन तो होगा नहीं, ये तो अपने एलिमिनेट कर दिया। तो 33% चांसेस आर देयर कि यू विल मेक इट करेक्ट। सेकंड पपाया, तीसरा कैशू। अगर लोगों को पता है कि भाई कैशू हम जो है ब्राजील वगैरह से लेके आए थे,
ये हिस्ट्री के अंदर भी आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो वहाँ से आता है ये। सो इट इज़ नॉट द एंडेमिक, पपाया भी इंडिया का एंडेमिक नहीं है, ये भी सेंट्रल अमेरिका का है। सो यहाँ पर ओनली 1 आएगा। बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये तो मैंने बताया आंसर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको लगेगा रेड सैंडल्स तो इंडिया का है, पपीता है ना, और क्या काजू, काजू तो नहीं हो सकता यार, क्या पता ये हो, ये दोनों भी हो। सो यू वुड माइट गो विद द ओनली 2। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, जाना चाहिए पेपर के अंदर। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, रिस्क ही नहीं लेंगे, तो फिर तो हर क्वेश्चन छोड़ते ही चले जाएंगे। अब आगे की कहानी क्या चलती है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में बात बोली गई है। आई हैव नो आइडिया रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा था, आई हैव सॉफ्ट, मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या देखा, RTG आर द मिनिएचर फिशन रिएक्टर। मुझे लगा यार फिशन की जगह फ्यूजन हो सकता है, फ्यूजन की जगह फिशन, मुझे कोई आइडिया नहीं है ठीक है कि नहीं है। RTG आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड स्पेसक्राफ्ट। क्यों नहीं कर सकता ये पावर, कर सकता है यार, इसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। देन RTG कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। मैंने देखा कैन यूज, यार कैन यूज पॉसिबल है यार, इट कैन यूज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दिमाग कहाँ पे आया, और ये तुक्केबाजी है, और यहीं पे आता है लक, जिसे लोग बोलते हैं ना लक। यहाँ पे लक ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। लक क्या था, लक ये था कि यार को एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया तो ऑल 3 सही करने के लिए तो बनाया नहीं होगा, एक क्वेश्चन गलत होगा। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बड़ी आसानी से छेड़खानी कर सकता है, फिशन और फ्यूजन को बड़ी आसानी से वो छेड़खानी कर सकता है। सो आई मार्क्ड 1 एज इनकरेक्ट एंड 2 and 3 एज करेक्ट। लेकिन एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, बस ये था कि एग्जामिनर ने तीनों को सही करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक। देन नेक्स्ट कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, पता होनी चाहिए सब लोगों को, पर फिर भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। लिख लेते हैं यार, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, ठीक है। कंपेयर्ड टू ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब इनके अंदर जो है ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब आप सोच के देखो यार, अगर इसमें जल्दी जल्दी डीके होगा तो खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये लॉन्गर लीव नहीं करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा तो ये लॉन्गर लीव कर ही नहीं सकता। तो यू वुड माइक इट कि नहीं यार, लेकिन अगर ये लॉन्गर लीव करने वाला हुआ तो ये गलत होगा। इसका मतलब ड्वार्फ स्टार के अंदर ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए, है ना। सोच के देखते हैं, सोच के नहीं, लिख के देख लेते हैं। लिखो भाई, पेपर में लिखा करो। अब आपने देखा कि यार ग्रेटर न्यूक्लियर रिएक्शन, नहीं यार ये स्टेटमेंट गलत बन रही है, इसे चेंज करके देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं कि भाई जो जायंट स्टार्स हैं दे लिव लॉन्गर, है ना, दे लिव लॉन्गर, वो जो है ज्यादा जीते हैं, लॉन्गर जीते हैं देन द ड्वार्फ स्टार। तो देन सेकंड आपका क्या था, ड्वार्फ स्टार के अंदर ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब हम ड्वार्फ स्टार की बजाय, अगर हम इसे ड्वार्फ स्टार की बजाय हम क्या बोलें, जायंट स्टार के अंदर ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, ग्रेटर रेट, है ना। ये तो हमने खैर पहले ही लिख दिया था, ये तो हमने पहले लिख दिया। इसका दूसरा प्रपोर्शन क्या है, किसके अंदर ग्रेटर रेट है। अब आप एक बात सोचो, शांति से सोच कर देखो। एक बारी हमने इस स्टेटमेंट में क्या लगाया, इसको रख दिया, एक बार हमने स्टेटमेंट में इसको रख दिया। सोचो यार, ड्वार्फ स्टार के अंदर ज्यादा रेट ऑफ होने के चांसेस हैं कि नहीं है। ड्वार्फ स्टार के अंदर ग्रेटर रेट या जायंट स्टार के अंदर ग्रेटर रेट, ड्वार्फ स्टार के अंदर ग्रेटर रेट होने के चांसेस ज्यादा हैं कि जायंट स्टार के अंदर ज्यादा हैं। सोच कर देखो, इस पूरे को भूल जाओ, सोचो सिर्फ इतना ही सोचो कि जायंट स्टार में होने के चांसेस ज्यादा कि ड्वार्फ माने छोटा, पिचकुचा, तो उसके अंदर ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होगा यार। सो आई थिंक कि भाई ये नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन इसमें नहीं होगा ड्वार्फ स्टार के अंदर, हाँ नहीं होगा। किस में होना चाहिए, जायंट स्टार के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर जायंट स्टार के अंदर ये होना चाहिए कंपेयर टू द ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है ना। हमने रिवर्स सोचा है, उल्टा सोचा है, ठीक है। हमने दोनों ही कंडीशंस लिखी और दोनों के अंदर से रिवर्स मार के गए कि भाई अब या तो मैं जायंट स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन को ज्यादा कर दूं या ड्वार्फ स्टार में। मैंने सोचा न्यूक्लियर रिएक्शन जायंट वर्सेस ड्वार्फ के अंदर से भाई ड्वार्फ में ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ड्वार्फ तो पिचकुसा होता है, उसमें कितनी ही हो जाएगी। जायंट स्टार बड़ा स्टार, उसके अंदर न्यूक्लियर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, है ना। तो न्यूक्लियर रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगी, जायंट स्टार के अंदर। अगर ऐसा होगा, इस पर मैं 100% श्योर हूं, अगर ऐसा होगा तो भाई लंबा कौन जिएगा, लंबा ड्वार्फ स्टार जिएगा। तो जायंट स्टार लिव लॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बहुत आसान था। देन इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, ये मुझे पता था भाई, इसके अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि तुक्केबाजी है। नाइट्रिक, नाइट्रस, नाइट्रोजन, लोग तो इस दोनों में से जाएंगे, बट द रियल आंसर ऑफ इट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से, नथिंग यार,
ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते हो तो छोड़ देने चाहिए। देन चलो आगे चलते हैं। ये उस समय पे लोगों ने बड़ा क्वेश्चन में डिबेट किया था कि ये ऐसा है वैसा है यार। रडार किस में यूज कर सकते हैं? प्रेसिपिटेशन, बारिश को देखने में, माइग्रेशन के एनिमल को देखने में, इसमें किसी को डाउट है ही नहीं, कर सकते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स, एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट। भाई सोचो अगर ये सही होता तो कोई भी किसी भी देश में कहीं से कहीं पर भी ड्रग्स लेके जा ही नहीं सकता था। क्यों? रडार इतना बढ़िया काम करता है जिसने कि एयरक्राफ्ट के अंदर ड्रग्स को पहचान लिया, तो भाई रास्ते पे चलते लोगों को भी तो पहचान सकता है। तो मैंने एकदम एग्जैक्ट यही लॉजिक लगाया था कि ये बकवास है यार, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट। लेकिन कई लोगों ने बोला एप्लीकेशन बेस है तो 3 पे जाना चाहिए। नहीं, हमेशा लॉजिक को, अपने ब्रेन को पहले रखो और बाकी चीजों को बाद में। इनमें से कौन से जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है? इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता था, तो डी मैंने लगा दिया था। ठीक है, अब ये मैंने कब लगाया? जब मैंने 5th जनरेशन पे फोकस किया। अगर मैं सोचता क्या रफाल 5th है कि नहीं है, क्या MiG-29 कौन सा है, अरे ये सोचा 5th है कि नहीं है, 5th होता तो इंडिया धमाका कर देता भाई। इंडिया के पास 5th नहीं है। ठीक है, तो हटा दिया हमने इसको। देन इनमें से कौन सी जगह पे हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है? ये एप्लीकेशन बेस होते हैं। इसमें से करेक्ट पूछा हुआ है। ऐसी चीजों के अंदर आपको ऑल ऑफ द अबव लगा के आना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ऑल ऑफ द अबव लगा के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे हाइड्रोजेल का इस्तेमाल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट इसमें होता है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं होता इसके अंदर भी नहीं होता। लेकिन पेपर में आपको कैसे पता? पेपर में कैसे पता? आपको लगाना चाहिए, आपको यही सोचना चाहिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अनलेस अनटिल यू नो कि ये गलत है, तब तक आपको तीनों को एप्लीकेशन बेस पे ऑल ऑफ द अबव मार्क आना चाहिए। क्योंकि सोचो एप्लीकेशन बेस अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं साइंस एंड टेक के, जिनमें से 2 आपके सही हो जाते हैं ऑल ऑफ अबव लगा के और 1 गलत हो जाता है। 2 के नेट 4, 1 का गलत 0.6, मतलब कि 3.4 नेट मार्क्स यू आर गेनिंग। ठीक है, तो करना चाहिए ऐसा काम, गलत काम, क्वेश्चन गलत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी। नेक्स्ट इज योर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हाइड्रोजन के द्वारा पावर होता है, उसके अंदर से बाई फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलता है सर? उसमें से वाटर वेपर निकलती है जी। सो ऑप्शन डी, ये तो एकदम बेसिक वाला था। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, एकदम आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भाई देखने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। देखो इसके अंदर इसमें से किसके बारे में पूछा हुआ है? इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से एक होना चाहिए। एज यू मूव टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट द करेक्ट वन। सी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, बहुत बढ़िया यार। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ड्रग डिलीवरी, वैक्सीन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मैंने ये सोचा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माने जो उस समय हाईलाइटेड हो, न्यूज हो। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं है तो मैंने तो हटा दिया इसको। ठीक है, फिर आगे देखा ड्रग डिलीवरी टू नैनो टेक्नोलॉजीज, मगर ये रहता है यार थोड़ा सा। वैक्सीन का प्रोडक्शन पुराना हो चुका था तो मैंने हटा दिया इसको। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब ये दोनों बचे थे, ड्रग डिलीवरी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मेंबर। अब अगर आप क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन की इंपॉर्टेंस को देखोगे तो आपको लगेगा ड्रग डिलीवरी भाई बढ़िया चीज होती है, तो ये इसको पिक करते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ठीक है, तो आपको फील आ जाएगी तुरंत ही कि भाई मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर मतलब कुछ फिल्ट्रेशन का काम होगा। फिल्ट्रेशन का काम होगा तो मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सही होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो पेपर में कॉन्फिडेंस फुल नहीं आएगा, लेकिन तरकीब यही है जनाब। ठीक है, क्या करें अब इसके अंदर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देन कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। जैसे ही लैंडिंग देखा दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो क्या लैंडिंग कहाँ होती है यार? मनी मार्केट में होती है, और कहाँ पे होगी भाई? पैसे की तो लैंडिंग करोगी, है ना, सिंपल यार। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, एक औरत अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है उसे टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। दैट इज द वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, हाँ ये रहा इसका आंसर, डी होगा इसका सही जवाब। 42, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी, दे कैन एक्सेस एनीथिंग। ठीक है, विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन से एनबीएफसी ये नहीं बताया उसने, बोला कोई भी एनबीएफसी हो सकता है यार, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, कुछ ना उनमें से कुछ भी हो जाए तो स्टेटमेंट सही हो जाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल यार, गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर, कैन एवरीथिंग यार, कैन में तो मतलब ज्यादातर सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1, 2 एंड 3 इसका सही निकालो और भोले बाबा की जय बोल के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन से मतलब जो ट्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर? भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी ट्रेड कर सकता है आंख बंद करके, तो डी यार, डी लगाओ और आगे बढ़ो। ऐसे में दिमाग नहीं लगाना होता एक एक चीज के ऊपर। क्यों?
मैं आपको हर क्वेश्चन एक अलग से पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, मतलब कि हर क्वेश्चन को फ्रेश देखना है। अगर आप पिछला बर्डन लेके आओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पिछला बर्डन नहीं लेना, हर क्वेश्चन, हर लाइन, हर स्टेटमेंट को नया ही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। ETF मुझे नहीं पता होगी नहीं हो। मोटर व्हीकल ये तो होता ही नहीं जी, तो मोटर व्हीकल नहीं है, तो 1 तो पक्का है, 3 पे देखना है, 1 तो पक्का है, 3 पक्का। करेंसी स्वैप, भाई करेंसी स्वैप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, क्या ही बनाएंगे, है ना। तो होगा D 1 और 3, सिंपल बात है ना। मस्त मजा आया ना करके, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा था, 44 45। इतना आसान क्वेश्चन है, लोग डिबेट करते हैं यार, पता नहीं क्यों। रिवर्स में सोचा करो यार, ठीक है। रिवर्स में क्या मतलब होता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, जहां से शुरुआत हो। डेयरी फार्मिंग में शुरुआत होती है यार, सिंपल। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन मतलब शुरुआत होती है यार, वो टर्शरी कहां से आ जाएगा, प्राइमरी आएगा। ये गलत है, स्टेटमेंट सीधी गलत है। वेविंग क्लॉथ, भाई हम सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर मानते हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर से चीजें लेता है और उन्हें मॉडिफाई करता है और रॉ मटेरियल को किसमें बनाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। सिंपल यार, ये लिखते क्यों नहीं हो पेपर के अंदर, और इकोनॉमिक्स में तो लिखा करो फिनिश्ड प्रोडक्ट। द मोमेंट यू राइट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, व्हाट विल यू फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट कि क्या हम क्लॉथ में धागे से कपड़ा बना देते हैं। हाँ, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेकेंडरी। अगर आपने स्टोर किया तो क्या प्राइमरी प्रोडक्शन से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, स्टोर ही तो करके रख रहे हो यार। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, पता नहीं इस पर डिबेट करते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है ना। कमाल है यार। ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर कैन बी, अगेन कैन बी तो मैं तो बोल दूंगा सबसे कर दो, ठीक है। कैन बी एवरीथिंग, मैं नहीं मानता सब कैन तो भाई हम किसी से भी। मुझे एक डाउट आया था बीच में थोड़ा सा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि यार कौन से हम नहीं करेंगे। यहां पे क्या है, कैन बी, करेंगे नहीं करेंगे नहीं। इंडिया फूड मटेरियल से नहीं बनाती है बायोफ्यूल, इंडिया वेस्ट मटेरियल से बनाती है, लेकिन यूएस से बनाता है। तो यहाँ पे बात इसकी नहीं है कि इंडिया की यूएस से, यहाँ पे कैन बी तो मैं कुछ भी लगा दूंगा भाई। तो 1 2 3 4, तो जैसे ही मैंने इन दोनों को फिर से देखा, देन आई मार्क्ड विद कॉन्फिडेंस कि इसका तो भाई 1 2 3 4 ही होगा। 47, बहुत आसान। इकोनॉमिक्स से आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकते किसी भी पेपर में, सबसे आसान होते हैं। पेट्रोल, क्या पेट्रोल से आपकी मतलब वर्किंग कैपिटल है, पेट्रोल डलवाओगे काम करोगे, हाँ है, क्या दिक्कत है यार। यान यूज्ड बाय वीवर, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स है भाई। यान ले लिया, कपड़ा बन गया, खत्म यान, फिक्स्ड कैपिटल खत्म। तो वो अगर फिक्स्ड कैपिटल खत्म हो गई आधे घंटे में तो आएगी फिक्स्ड कैपिटल भाई। क्वेश्चन है ना, अगर फिक्स्ड कैपिटल कपड़ा बना दे खत्म, कपड़ा कितनी देर में बन जाएगा, आधे घंटे में बन जाएगा, तो भाई वो तो खत्म फिक्स्ड कैपिटल। तो ये तो पाप हो जाएगा ना, फिर काय का फिक्स्ड कैपिटल। कंप्यूटर का फिक्स्ड कैपिटल है भाई, नहीं तोड़ो तो फिक्स्ड कैपिटल ही है, ठीक है। फार्मर का वर्किंग कैपिटल, अरे ऐसा क्या होगा, अगर ये वर्किंग कैपिटल है तो ये वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल होता है भाई हल। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट गलत हैं और 2 सही है, करेक्टली पूछा हुआ है, ओनली 2 लगाओ और आगे बढ़ जाओ। 48, ये 3D वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में पूछा हुआ था, बहुत सिंपल था यार, ये तो मेटावर्स होता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब ये शार्क टैंक वगैरह देखा करो थोड़ा बहुत, उसमें भी दिखाया था कि मेटावर्स के थ्रू लोग कनेक्ट करते हैं, बात कर लेते हैं, क्रिकेट गेम खेल लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करता है। आरबीआई ने कुछ रूल लगाए हैं फॉरेन बैंकों के ऊपर कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल। भाई साहब मैं तो बोलता हूँ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडियन बैंकों के लिए भी नहीं है, ये तो फॉरेन बैंकों के लिए है ना। मैं दिमाग यहीं पे मुझे मैं का कुछ हो यार, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भारत में बिना पैसे के कुछ हो जाए, नामुमकिन, असंभव, ठीक। तो मैंने काट दिया भाई। फिर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरीज इन इंडिया एट लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी द नेशनल्स। अब भाई देखो पेपर के अंदर अंडर द प्रेशर क्या था, पेपर के अंदर अंडर द प्रेशर ये था मेरे दिमाग में कि भाई यहाँ तो 49% करो या 51% करो। 50% का क्या फंडा होता है, 50% पे तो फंसा के रख दिया, तो इसके लिए मैं एकदम प्रेफर नहीं था। तो मैंने इसकी वजह से क्या बोला कि यार 51 होता मैं मान लेता, 74% होता मैं मान लेता, 26% होता मैं मान लेता, 49 होता मैं मान लेता। ये तो कॉम्बिनेशन मैंने कभी इकोनॉमिक्स में देखा ही नहीं कि भाई एकदम एग्जैक्ट 50% का आ जाए, कहीं नहीं देखा होगा ना पढ़ा होगा आपने। तो दी आएगा इसका कॉन्फिडेंस के साथ में ना जवाब, ठीक है। फिर आगे चलते हैं CSR, लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का। CSR क्या होता है भाई, लोगों की भलाई करना। CSI रूल बोलते हैं कि अगर आपने खर्चा किया जिससे आपकी कंपनी के मेंबर्स को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है तो उसे CSR नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक यार, CSR का मतलब होता है जनता की भलाई करना, आप तो अपने वर्कर की भलाई कर रहे हो, तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। CSR डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। भाई साहब बच्चे को पता होता है 3% ऑफ देयर मतलब सॉरी 3% बोल रहा हूँ, 2% ऑफ देयर प्रीवियस 3 ईयर, है ना। उसका नेट एवरेज प्रॉफिट का निकाल के करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। आई होप यहाँ तक आपको जो सेशन है वो समझ आया होगा, देखा होगा कि लॉजिक कहाँ काम होता है, नॉलेज कहाँ काम होता है, डरना कहाँ होता है, नहीं डरना कहाँ नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा फ्रेश अप्रोच के साथ लेके चलो, आंसर निकालने के बाद फिर से क्वेश्चन को देखो, अगर उसका आपको सही जवाब नहीं पता तो उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन का एज मिल जाएगा बड़े प्यारे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है और दिमाग को झकझोर देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई जो यूएसए है, यूएसए डेट देता है, लेता है डेट, लोगों से कर्जा लेता है। अगर मान लो वो अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहा है, डिफॉल्ट के ऊपर है, तो जिन जिन लोगों ने उसके बॉन्ड को होल्ड कर रखा है, उनके ट्रेजरी बॉन्ड को, वे अपने क्लेम को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। भाई अब अगर इसमें तिकड़मबाजी लगाओ तो 2000 लगा लो, लेकिन सिंपल सोच के देखो भाई, अगर किसी के पास पैसा है ही नहीं, डिफॉल्ट कर गया, है ही नहीं पैसा, तो भाई क्लेम करके भी क्या ही मिल जाएगा? मतलब एक्सरसाइज कर दिया क्लेम, मान लेते एक दफा के लिए, तो विल यू रिसीव द पेमेंट? जब यूएसए के पास पैसा ही नहीं है तो भाई कैसे पेमेंट रिसीव होगी? बिल्कुल ठीक है यार, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम, है ना, वो नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है भाई? सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि जो यूएसए की जो गवर्नमेंट डेट है, दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, इट इज बैक्ड ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो उन्होंने डेट के बॉन्ड इशू किए हैं, उन बॉन्ड के पीछे कोई भी हार्ड एसेट नहीं है, वो सिर्फ यूएसए भाई तगड़ा बंदा है, ऐसा उसकी इच्छा के ऊपर, उसके भरोसे के ऊपर लोग पैसा मतलब यूएसए को कर्जा देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो लोग ट्रिक खेलेंगे उनको लगेगा सर ओनली आते, स्टेटमेंट गलत हो जाती है और वो चुपचाप लगा देंगे सर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बट दैट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि सर हाँ, अगर आप इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया भी जब बॉन्ड इशू करती है ना, तो उसके पीछे कुछ नहीं रखती, गवर्नमेंट की वचन ही है शासन, यही होता है। इसी के लिए तो मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उनका वचन ही शासन होता है, बस इतनी सी बात है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। उसके पीछे कोई हार्ड एसेट बैक नहीं होता, उसके पीछे सिर्फ भरोसा होता है कि यूएसए की सरकार है, तगड़ी सरकार है, वो डूबेगी नहीं। तो बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और द आंसर वुड बी ए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। सिंडिकेट लैंडिंग के बारे में बात है भाई। अगर किसी ने टॉम क्रूज की मूवी देखी हो तो उसके अंदर सिंडिकेट का जिक्र आता है। सिंडिकेट क्या होता है? गठबंधन। भाई अगर गठबंधन करके अगर लैंडिंग करोगे, मतलब कि किसी को कर्जा वगैरह दोगे, तो उससे जो रिस्क है वो बट जाता है मल्टीपल देनदारों के बीच में, मतलब कि जो कर्जा देने वाले हैं उनके बीच में रिस्क बट जाता है। बिल्कुल ठीक है यार, अगर 10 लोग मिलके 100 रुपये का कर्जा देंगे किसी को, तो 10-10 रुपये का रिस्क आ गया ना सबके जिम्मे। अगर एक ही पर्सन देगा तो 100 रुपये का रिस्क अकेले के जिम्मे। तो बिल्कुल ठीक बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंडिकेट लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। ये एक फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, 100 रुपये 150 रुपये, पर ये कोई क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। क्रेडिट लाइन क्या होता है सर? क्रेडिट लाइन ये होता है कि मान लो आपने बोला कि भाई आपने किसी को 100 रुपये की क्रेडिट लाइन दे दी, अब उसने 10 रुपये का जरूरत पड़ी तो आपने फट से 10 रुपये निकाल के दे दिए और ब्याज सिर्फ इन 10 रुपये पर लगेगा। फिर उसने 20 रुपये और लिए, तो ब्याज जिस दिन उसने 20 रुपये लिए उस दिन से लगना शुरू हो जाएगा, और वो मैक्सिमम आपसे कितने रुपये ले सकता है? टोटल 100 रुपये आपसे ले सकता है लोन के तौर पे। तो भाई एक बात सोच के देखो, ऐसा क्या है जिसने रोक रखा है कि भाई आप फिक्स्ड अमाउंट में दे सकते हो, क्रेडिट लाइन में नहीं दे सकते? किसने रोक रखा है? किसी ने नहीं रोक रखा भाई, जिसका जैसी मर्जी जो देना चाहे वो दे, है ना, इसमें क्या दिक्कत है? सो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जब दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन दिस क्वेश्चन इज बीन रिमूव्ड बाय यूपीएससी, व्हाट कैन वी से? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल रुपी के बारे में है। डिजिटल रुपी होता है, जैसा आपका सिंपल रुपी है वैसा ही डिजिटल रुपी है। ये एक सोवरेन करेंसी है। रुपी इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इशू करता है। बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। रुपी और कौन इशू करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करेगी, सिंपल बात है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये आरबीआई की लायबिलिटी होता है। एवरीथिंग इज इशूड बाय आरबीआई इज अ लायबिलिटी। ठीक है, जो भी आरबीआई इशू करती है, चाहे वो आरबीआई के लिए वो नोट हो, किसी भी तरह का नोट हो, सारे के सारे क्या हो, अगर इशू आरबीआई कर रही है तो वो आरबीआई की लायबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है सर। सो ये भी ठीक है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गलत यार, अगर ऐसा होता तो हर कोई इसे ही चूज करता। इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई जितनी बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, महंगाई कितनी भी बढ़े, 10 रुपये में पहले बड़ा समोसा आता था, 10 रुपये में छोटा समोसा आता है ना, समझे ना, समोसे वाली बात। बढ़िया। सो ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत हो जाएगी। जैसे ही तीसरे को काटोगे, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, ठीक है, ये भी कट गया। सारा दारोमदार चौथे के ऊपर है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल। आप जब चाहे इसे आप बैंक से पैसे या कैश के तौर पे बदलवा सकते हो। क्यों नहीं बदलवा सकते?
सोच के इनमें ना रिवर्स मार के सोचा करो, क्यों नहीं बदलवा सकते, पाप लगेगा क्या हमें, कोई किसने रोक रखा है भाई, जब आरबीआई ने इशू किया तो आरबीआई जो इशू कर रही है बराबर है, वो क्या दिक्कत है ना। सो आंसर इज इसका आएगा डी। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं सर। देन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बारे में बात की गई है, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं। अब देखो ऐसी चीज़ों को लेके ना पहले ही क्वेश्चन के ऊपर, पहले ही स्टेटमेंट के ऊपर अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाना होता, जब तक आखिरी तक नहीं पढ़ लो तब तक बात नहीं बनेगी। आखिरी पॉइंट मतलब सेकंड पॉइंट आपको शाक्यमुनि, ये तो 100% सबको पता होता कि भाई शाक्यमुनि गौतम बुद्ध का ही नाम था, तो शाक्यमुनि जहाँ पे है उसे लगा दो, उसे लगा दो। इसका मतलब ना ये है और ना ये है, इन दोनों में से अब एक में तुक्का लगाना है ना, 50-50 के चांसेस हैं, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लगाने चाहिए। अब यहाँ पे सोचने की बात क्या है, वैसे अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई लोग तो बताते हैं कि भाई जो नाथपुत्ता, ये जो न्यायपुत्ता है, कई बार नाथपुत्ता भी लिख देते हैं, वो महावीर जी के नाम पे डिनोटेड है, लेकिन अगर पेपर में नहीं आ रहा तो सोच के देखो, अगर ऐसा होता ये भी होता, एग्जामिनर ने क्या सोच के पेपर बनाया होगा, एग्जामिनर ने एक को तो एलिमिनेट करने की सोची होगी, है ना। ऑल 3 करके इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल 3 करके तो आसानी से जाने नहीं दे सकता, मतलब ये तो फिर हलवा होता फ्री फंड का कि भाई ऑल 3 लगाओ और सबके सब ठीक हो जाएंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अगर ब्रेन को लॉजिक लगा के चलते तो 2 और 3, पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन हाँ 2 और 3 के ऊपर लगा के आप चलते जरूर। आगे ये क्वेश्चन भाई थैंकफुली ये 1 साल पहले भी आया था और मैंने थोड़ा सा उसको रिवाइज किया था, दैट्स वाई आई गॉट इट करेक्ट। इसमें क्या था, चंद्रकेतुगढ़ वो उड़ीसा के अंदर नहीं है सर, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल के अंदर है, इतना पता था, और उससे एकदम ये मेजर चीज़ है, इससे सॉल्व हो जाएगा पूरा। देखते हैं, पहला गलत है जी, तो पहला यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे गलत है, फिर सीधा देखा तीसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब थर्ड हर हाल में सही है, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे पता पहला गलत है तो तीसरा ठीक है। अब दूसरे चौथे में से या तो मैं चौथे को डिसाइड कर लूं या मैं दूसरे को डिसाइड कर लूं। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर आता है, चैलकोलिथिक साइट है, हर किताब के अंदर बताते हैं, हर कोचिंग सेंटर के अंदर बताते हैं, हर किसी को पता है इनाम गांव। ठीक है, सो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो 2 और 3 वुड बी द करेक्ट वन एंड द आंसर वुड बी बी। बड़ा सिंपल है यार। उसके बाद पूछा गया है मिडिवल इंडिया के अंदर हु गेव द परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड द फोर्ट एट भटकल। अब देखो यहाँ पे ना कई सारे, मतलब 1-2 लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे ये आता है, सोच के देखो रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कि एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन उठाया होगा तो पहले टॉपिक देखा होगा, किस टॉपिक से उठाऊं, तो उसने उठाया होगा कृष्णदेवराय से, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय से ही क्वेश्चन उठाया होगा, तो आप सीधा कृष्णदेवराय के ऊपर जाएंगे तो भी ठीक होगा। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए, ये एकदम बेसिक हिस्ट्री का पार्ट है कि भाई पोर्तुगीज के साथ कृष्णदेवराय ने अलायंस किया था कि बहमनी रूलर्स के अगेंस्ट में हेल्प करेंगे, उनको डिफीट करवाने में, और बाकी दूसरे राजाओं को। तो पोर्तुगीज और कृष्णदेवराय एक दोनों के समर्थक हुआ करते थे, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ए, इसका सही हो जाएगा। 57 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और पता नहीं क्यों क्या हुआ इसके अंदर, यूपीएससी ने इसे रिमूव कर दिया है, तो हम भी इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, जब यूपीएससी ने रिमूव कर दिया तो हम भी हटा देते हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो पैराबल्स इन उपनिषद। उपनिषद के अंदर कोई कहानी है ही नहीं, है ना। कितनी गलत है यार, नो पैराबल, हाउ कैन यू से नो पैराबल, एक आधी तो होगी कहीं ना कहीं, बातों में ही होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब जब पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है तो नन करके फिर क्वेश्चन की तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना, अगर नन आ गया तो। दूसरा तो ठीक होने के चांसेस हैं, पर पढ़ लेते हैं यार। उपनिषद इज कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण। उपनिषद जो है वो पुराणों से पहले बनाए गए थे, बिल्कुल सही। पुराण जो है गुप्ता पीरियड के अंदर आए थे, उपनिषद ऋग्वेदिक समय के अंदर या लेटर वैदिक एज के अंदर पहुंचते पहुंचते ये बनने शुरू हो गए थे। सो यहाँ पे 58 का आएगा आपका 2 ओनली। बड़ी सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन यार डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस दिमाग को ठंडा करके सोचो। अब देखो ये क्वेश्चन है यार, कितना आसान है। 59, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। सो जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन उठाया, कैसे वो उठाया होगा, न्यूज आई होगी वहीं से उठाया होगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, अब यहाँ पे लिख के देखो तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? इस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, हम क्या करेंगे इस? भाई मेंबर है तभी तो न्यूज में आया होगा, और न्यूज में आया होगा तभी एग्जामिनर ने उठाया होगा, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब दूसरा तरीका देखते हैं। कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अब आप सोच के देखो, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कितनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं। अपने आप पे यही आता है, अपने आप को ऊपर कॉन्फिडेंस का मामला। जब आप ये सोचोगे कि यार मैंने इतने साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, 1 साल 2 साल, और उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो धिक्कार है मेरे पे, कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर, टेस्ट सीरीज वालों के ऊपर, है ना, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि यार एक्सपोर्ट राइस और ये एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रेन काउंसिल का पार्ट होना बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। तो जब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो सही जवाब आपका ओनली ये बच जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा लेटेस्ट इंक्लूजन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को का। तो उस समय जो है वो गरबा डांस जो है
सबसे रिसेंट का था। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि भाई अभी का मोस्ट रिसेंट कौन सा है, तो वो है दीपावली। दीपावली, ठीक है। दीपावली कब आया था? डी से ही दिसंबर के अंदर ही आया था, दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये पता होंगे तो लगाओगे, अदरवाइज तुक्केबाजी में ये, इनमें तुक्के नहीं लगेगा। ये एकदम कॉम्पल, एकदम सिंपल, कॉम्पल और सिंपल सब मिक्स हो गया। एनीवे बहुत सिंपल है ये, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिन के लिए ही रहे थे ये, 13 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर, इसके तहत ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो बनी थी, और ऑल इंडिया फेडरेशन बनने के बाद सब खुश खुशी हो गए थे। बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। नहीं, वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखते थे। डिफेंस और फॉरेन अफेयर क्यों देंगे यार फेडरल के लेजिस्लेचर के हाथ में? बस ब्रिटिशर्स को ना एकदम ऐसे पापी मान लिया करो, तो पापी इंसान अच्छे काम नहीं करते, ठीक है। और वैसे 1935 में भी ये क्यों क्यों फेडरेशन बनाया था? इस वजह से बनाया था भाई कि अगर मान लो कोई दंगे वंगे होंगे, या अगर मान लो लोग बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो हिंदुस्तानी लीडर्स को आगे खड़ा कर देंगे कि देखो ये लीडर्स हैं, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं होने दिया, ठीक। तो ये भी तिगड़मबाजी उस समय पे लगाई गई थी। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। देन इनमें से कौन से प्ले राइट हैं जो भाषा ने लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को क्या पता होगा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, इतनी बात पता होगी। अब इन दोनों में से आपको 50-50 के तुक्के लगाने हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी का है और विशुद्धिमग्गा इसका सही जवाब है, परंतु 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 क्या बताएं यार, नथिंग वी कैन डू। तुक्का मारना है, अब चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ। अब दुनिया बोलेगी ये नाम ऐसे स्पेलिंग, कुछ नहीं होता भाई, पेपर में आपकी मर्जी यार, काव्य अलंकार लगा दो या इसको लगा दो यार। प्ले राइट है, प्ले राइट को अगर आप सोचोगे, इस पे थोड़ा ध्यान दोगे तो लगेगा प्ले राइट माने प्ले, नाटक, नाटक और ये काव्य, काव्य तो कविता होता है, कविता नाटक का कॉम्बिनेशन। अब आपको लगे कि ये नहीं है, ये हो सकता है, सो यू माइट गो फॉर दैट। आपको लगे कि भाई पहले के समय में नाटक में कविताएं गाते थे तो काव्य अलंकार भी हो सकता है, तो यू माइट गो विद दिस, ये आपके ऊपर है। पर यहाँ मतलब प्ले राइट और काव्य अलंकार थोड़ा कमी यहाँ पे जचता है। फिर संघभूति के बारे में है, जो कि एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है। वो जो है चाइना के अंदर ट्रैवल करते हैं। ही वॉज द ऑथर ऑन द कमेंट्री ऑन, अभी ये पूछा गया है इनके बारे में। इनके बारे में अब देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं प्रजान परमिता सूत्र, देन विशुद्धिमग्ग, ठीक है, देन सर्वस्तिवाद विनय, देन ललित विस्तार। अब पता होगा तो होगा, ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है डायरेक्टली। इसका भी सही जवाब आपका सर्वस्तिवाद विनय है, परंतु अगर आप देखेंगे तो यू माइट गो विद द लॉजिक, और लॉजिक के साथ में आप किस में लगाएंगे? परमिताज, ये बुद्धिज्म के अंदर आते हैं परमिताज, तो यू माइट गो विद दिस, ठीक है, कि भाई हम इसके साथ में जाना चाहेंगे, तो यू कैन गो विद दिस। अगर नहीं पता तो आपको जाना चाहिए इसी के साथ, और इसका तुक्का जिसमें लॉजिक लग रहा है ना उसके साथ जाना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर 100% पता है तो मैक्सिमम लोग इनमें गए होंगे भाई। अगर 100% पता नहीं पता तो भाई तुक्का इसी के ऊपर लगाएंगे सब लोग। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे देश ने गलत किया है और आपने भी गलत किया है, तो उस क्वेश्चन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सारे देश ने सही किया है, आपने गलत किया है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सारे देश ने गलत किया है और आपने सही किया, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सारे देश ने सही किया है और आपने भी सही किया है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन 2 तरह के क्वेश्चंस का इंपैक्ट पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो गलत ना करें। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब मैंने पेपर क्वालिफाई करने शुरू किए थे उस समय पे ये था कि पहले मेरे 16 से 17 क्वेश्चन गलत होते थे सिली मिस्टेक्स की वजह से। आई स्लाइटली रिड्यूस देम, और मैं ये 100% गारंटी देता हूं, 100%। अगर कोई किसी भी पेपर के अंदर 4 से कम सिली मिस्टेक करेगा, देखो पढ़ा सब नहीं होता है, 4 से कम अगर किसी ने सिली मिस्टेक कर दी तो उसका पेपर पास है, मेरे से लिखवा लो। लेकिन अगर 4 से ज्यादा सिली मिस्टेक कर दी, 5, तो वो 50-50 पे झूलेगा, 6-7 50-50, 7-8 पे बाहर। फिर उसे कोई वहम नहीं करना चाहिए भाई। अगर किसी ने 8 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए ना, तो फिर समझ लो वो पेपर आगे मतलब फेलियर की तरफ जा रहा है, उसका फिर कुछ नहीं बचा सकते, ठीक। ये हिसाब किताब है। देन आगे चलते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसके अंदर कई लोगों के तुक्के लग गए और फिर बाद में आके ज्ञान झाड़ने लग गए। तुक्का क्या था? कई लोगों ने बोला ओनली 2 लगाओ, सही करो, ओनली 2 ठीक भी है, लेकिन यहाँ पे क्या था? हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023? 2023 में किसे इंक्लूड किया गया था? तो शांति निकेतन को 2023 के अंदर इंक्लूड किया गया था, और होयसला के सेक्रेड इनको यूज किया गया था। रानी की वाव को सन 2014 में, और महाबोधि टेम्पल एट बोध गया को सन 2002 में ऐड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो हाँ, अगर ऐसे में तुक्का लगाना पड़े तो 2 ओनली पे जाना चाहिए।
368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, कैसे? तीनों के तीनों तरीकों से। ये तो एकदम हलवाई क्वेश्चन था, इसको तो जो गलत करेगा भाई फिर तो क्या ही बताएं, है ना। मैं करके आया था। एनीवे, पॉलिटिक्स नॉट माय स्ट्रॉन्ग कोर, पर फिर भी हाँ, यहाँ पे क्या है, एजिंग पॉपुलेशन के बारे में बात की हुई थी। कहाँ पे? मुझे पता जापान में बहुत सारे बूढ़े लोग हो रखे हैं, तो मुझे पता था भाई 2 पक्का है, तो 2 पक्का, 2 2 बस उड़ा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो 4 4 4 को मैंने पढ़ा भी नहीं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई, जब 2 पक्का है तो 4 भी पक्का है। अब 1 के ऊपर डिबेट है, इटली, इटली है कि नहीं है। जब ऐसे हो तो ज़्यादा के साथ जाना चाहिए, और इटली वैसे भी यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन पॉपुलेशन वैसे भी एजड हो रही है, एशियन और अफ्रीकन ही बढ़ रही हैं, बाकी सब डिक्लाइन पे है। और ये लैटिन अमेरिका, आपकी ये जो साउथ अमेरिका है, ये वाली कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी बिल के बारे में इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 109 जो है वो मनी बिल के बारे में बताता है। अंडर द प्रेशर उस समय सबको आर्टिकल 1110 याद आया था, लेकिन जिसने थोड़ा सा ढंग से पॉलिटी पढ़ी थी, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट भाई, आर्टिकल 109 सही चीज़ है। मनी बिल को कोई भी काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है। मनी बिल सिर्फ एक ही जगह पे इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है लोकसभा के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, या तो वो क्या करेगी, अप्रूव कर सकती है, चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली ठीक, सही बात है यार, क्या दिक्कत है। देन अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय लोकसभा हैज बीन बाइंड्री बाय द, मतलब जो राज्यसभा ने बताया है वो बाइंड्री होंगे। भाई साहब बताइए, ये सजेस्ट और ये कहाँ गया, हैव टू बी एक्सेप्टेड। बताओ, बाइंड्री और सजेस्टेड गलत गलत नहीं है, दोनों आपस में इनकरेक्ट नहीं है। तो जहां पर भी 3 है वहां पे 4 आएगा ही नहीं, 3 4 का फंडा ही नहीं है ना। पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब या तो 3 ठीक होगा या 4 ठीक होगा, तो इसमें से एक ही तो चीज दिखाई दे रही है भाई मेरे, और वो क्या है, 3। सो 1 2 3, बात खत्म। कितना सिंपल था यार ये। वैसे तो पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े सिंपल होते हैं, पर कई बार आपको लॉजिक के थ्रू जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 69, इसमें तो बैंड बजी थी, कोई आइडिया नहीं था किसी को, ठीक है। किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। रियल में इसका सिर्फ यही मैच है, बाकी कुछ भी मैच नहीं है। अब आपको याद कर लो तो क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए, और ना करो तो आपकी इच्छा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बोला गया, जो 1971 में एस्टैब्लिश करी गई थी, 2002 में अमेंड किया गया। मजेदार बात क्या है इसके अंदर, मजेदार, यूपीएससी भाई मजा ही देती है, अलग ही लेवल का। कौन सा? कायदे से सारे के सारे मेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 आना चाहिए, बट यूपीएससी बोलता है कि होम मिनिस्टर बाद में आया था, पहले नहीं। और यहाँ पे क्या बोला है, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, मतलब ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये तो बाद में लेके आए थे, 2022-23 के अंदर किसी समय पे शायद वो हुआ था, चेंज हुआ था, 22 या 18, पता नहीं, 18 के अंदर हुआ, 18 22 23 कुछ ऐसा है, उसमें चेंज हुआ था। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 होगा, ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव लगा के ही आना चाहिए, क्या करें, सबका गलत होता है। डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार गठित हुआ है जी? 4 बार ये डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ है। किसी को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कौन ही बचाए। खैर मैं बता देता हूँ आपको, 1952, 1962, फिर 10 साल बाद 1972, फिर 2002 के अंदर ये गठित किए गए थे 4 बार। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी? अब इतना आसान क्वेश्चन है ये, जो हलवे की तरह है, पर उसके दिया गया था। 2004 के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट के अंदर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो शायद, उसके अंदर था BDMS, है ना, BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इनको ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था। और ये पूछा गया 71st, इसको अगर ऐड किया गया था तो ये बाद में ऐड हुई थी, इस समय पे ऐड नहीं हुई थी। खत्म, सिर्फ यही एक जवाब आया आपका सही, 1 2 एंड 3। कितना सिंपल था यार। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा था। क्वेश्चन देखने में लगा कि भारतीय जनसंघ, ठीक है यार। अब सोशलिस्ट पार्टी, अब जिसको एकदम एग्जैक्ट पता है वो तो खेल पाएगा, वरना हमारे जैसे तो भाई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि नहीं पता भाई। कांग्रेस डेमोक्रेसी पार्टी, जगजीवन राम नहीं पता, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नारायण देव नहीं, इनका तो पता था। तो भाई यहाँ पे अब क्या ही देखे, तो तुक्के में ओनली 2 लगाया था, और ओनली 2 ही ऐसी जगह पे सही मिलता है। फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नहीं बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाई थी 1959 के अंदर, ठीक है। तो इनका इनके साथ हो गया। और जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर आचार्य नारायण देव थे, RML थे, राम मनोहर लोहिया, JP नारायणन, ये ऐसे करके क्रॉस किया गया था, ठीक है। और ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों ठीक थे। तो आपको क्या देखने को मिला, 4 में कई बार ऐसे क्रॉस नंबरिंग भी कर दी जाती है।
देन क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था ये तो, पार्ट वगैरह याद होने चाहिए अगर आप पेपर के अंदर जा रहे हो। पार्ट 9 म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट जो 18 है वो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसके अलावा पार्ट 20 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सो ऑल 1 2 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, इंटर स्टेट ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है। बेशक कोई आइडिया ना हो, कॉमन सेंस यूज करो यार। अगर इंटर स्टेट ट्रेड स्टेट लिस्ट में डाल दिया तो कौन से स्टेट में, मान लो 2 स्टेट हैं यूपी और एमपी, है ना, तो मान लो वो एमपी के पास में डाल दिया, यूपी वाले चिल्लाएंगे, यूपी के पास डाल दिया एमपी के पास चिल्लाएंगे, तो स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकता। इंटर स्टेट माइग्रेशन सेम झगड़ा हो जाएगा, है ना। फिर आगे इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन, भाई अगर 2 स्टेट के बीच में झगड़ा है तो यूनियन का सब्जेक्ट आ सकता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स अंडर स्टेट इज सब्जेक्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट, नहीं यार, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पकड़ती है इसको। सो द आंसर वुड बी द ऑप्शन सी। राइट टू प्राइवेसी बच्चों वाला है आपका आर्टिकल नंबर 21। फिर है सीडीएस, उस समय सीडीएस की बहुत न्यूज़ के अंदर था तो पता होना चाहिए था लोगों को। सीडीएस जो है वो परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज, नहीं, जब आपने लोगों ने पहले थोड़ा बहुत सुना भी हो तो उसमें क्या था, जो सीडीएस है वो इक्विवेलेंट है सारे के सारे जनरल्स के बराबर में, तो वो इक्विवेलेंट होगा तो भाई कैसे कमांड करेगा, ये तो गलत ही हो जाएगा, कमांड नहीं कर सकता वो। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग 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 और ओनली 1 एंड 3। थैंक गॉड इकलौता यूपीएससी ही ऐसा पेपर बनाता है जिसके अंदर आप एलिमिनेट करके चीज़ों को पहुंच सकते हो। देन इसमें पूछा गया है, आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था टू एड्रेसिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा न्यूज़ के अंदर था, और वैसे भी लॉजिक के थ्रू जाओगे तो भी यहीं पे पहुंचोगे। ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प जो है वो गल्फ के अंदर था, गल्फ की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन जो मैत्री है वो नेपाल के अंदर भेजा गया था, 2015 के अर्थक्वेक आया था उसे ठीक करवाने के लिए। ऑपरेशन मदद ये केरला के अंदर जो फ्लड आई थी, केरला के अंदर जो फ्लड आई थी उनको उनके रेस्क्यू के लिए भेजा गया था। देन लॉन्गेस्ट बॉर्डर कनाडा और यूएसए के बीच में है, ल्यूसेंट वाली नॉलेज है ये। पहले जब हम छोटे बच्चे थे तब दुकान, मतलब बस स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, या मतलब वहाँ पे वो 20 की 4 किताबें बेकुर मैले मैले से पेजों वाली बेचा करते थे, तो उसमें आती थी इस तरह की इन्फॉर्मेशन। थैंक गॉड उस इन्फॉर्मेशन ने 2 नंबर दिला दिए। आप भी यार पढ़ाई किया कीजिए। अब एथिक्स कमेटी के बारे में है जो कि लोकसभा में है, पूछा गया है। इट वॉज इनिशियली एन एडहॉक कमेटी, भाई इनिशियली सारी चीज़ें एडहॉक होती हैं, बाद में परमानेंट होती हैं, क्या दिक्कत है इसमें, तो स्टेटमेंट सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, क्यों भाई, बाकी लोग क्यों कंप्लेंट नहीं कर सकते, बाकियों ने क्या बिगाड़ा है, कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज 1 एंड 3, ठीक है। कमेटी जो है वो किसी दूसरे मैटर को नहीं ले सकता जो कोर्ट के सामने है, तो बिल्कुल ठीक है यार, कोर्ट के सामने है तो उसमें एथिक्स की बात ही नहीं आती, वो तो फिर जुडिशरी के थ्रू चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस समय एकदम टॉप हॉट में था ये। प्रोविजन विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, नहीं भाई, इसके बाद ना बहुत तगड़ा काम था इसमें कि भाई डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट वाज इनकरेक्ट। तो ये तो एकदम हॉट की थी, मतलब ऐसी थी, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जिसके लिए आपको विजन की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कान में बजने वाली इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता हो ना पता हो, ये आएगी आएगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे 2 एंड 3 का आंसर आ जाएगा यार, है ना। इट विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, उनके लिए कोटा होगा वुमेन्स के लिए, बिल्कुल ठीक है यार, सब ठीक है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में बोला गया है। अगेन जो मित्र शक्ति है वहां पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा जॉइंट मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इट वाज नॉट अगेंस्ट बांग्लादेश, इट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, ये श्रीलंका के अगेंस्ट में। वैसे 4 चीजें हैं इनमें से, देखो इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, गलत है तो क्या ही कर देंगे, नहीं, है ना। जॉइंट रिस्पॉन्स, ये तो ठीक होने के ज्यादा ही चांसेस हैं, पुणे में हुई थी, इस पे वो खेल सकता है भाई, हो सकता है वो पुणे की बजाय मुंबई में हुई हो, या फिर मान लो चेन्नई के अंदर हुई हो तो उसने उसे रिप्लेस करके रख दिया हो, या बांग्लादेश को। सोचो वो स्टेट को रिप्लेस करेगा, लोकेशन को रिप्लेस करेगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर हिम, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन या बंदा, बंदा यार, तो उसने बांग्लादेश, श्रीलंका की बजाय बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आपको ये थोड़ी सी बातें पता होंगी, आप सीधा आंसर की तरफ दौड़े दौड़े चले जाओगे और आप बोलोगे पेपर इतना आसान तो नहीं था। लिटरली ऐसे अगर कुछ क्वेश्चंस आपके सेट में शुरुआत में ही आ गए ना, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको खुद पे डाउट होगा कि यार कहीं इस बार 150 मार्क्स तो नहीं आ जाएंगे, बड़ा खतरनाक काम होता है। इस वजह से मैंने बोला था इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो बात बनेगी नहीं। अब इसमें है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन की बात है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोहिबिशन इशू करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग द पर्टिकुलर एक्शन, गलत है यार। पार्लियामेंट
ये जो है पार्लियामेंट के ऊपर कुछ नहीं, बाद में लेती है, जो जुडिशरी है बाद में देखती है सब कुछ। वो प्रोहिबिशन कर सकती है लोअर कोर्ट को कि भाई वो उस केस को ना सुने ना देखे और हम अब उसे देखेंगे, वो ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेटमेंट सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब भाई एसटी के बारे में है कि गवर्नर ऑफ स्टेट किसी भी कम्युनिटी को एसटी डिक्लेयर कर सकता है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? हाँ, ऐसे तो भाई मतलब अद्भुत काम हो जाएगा, जो होगा वो मतलब अनलिमिटेड सा काम हो जाएगा ये, है ना। तो बोलेंगे बिल्कुल यार, बिल्कुल जायज बात है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल होता है, डेफिनेटली उसे भी कॉन्सोलेशन करनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्राइबल कम्युनिटी जो है एक एरिया में एसटी है, वो दूसरे एरिया में एसटी नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक है यार। एक एरिया में एसटी है, दूसरे एरिया में एसटी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जाएगा आपका टू ओनली। देन नेक्स्ट इज ये जो क्वेश्चन है, अब मैं इस क्वेश्चन का मजेदार बात बताता हूं आपको। फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रख दी है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है नो डिमांड फॉर ग्रांट इज बीन मेड एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबने पता होता है ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह आएगा प्रेसिडेंट, और सबने लगाया टू ओनली। और जो यूपीएससी है उसने दिया सी। लेकिन मजेदार बात बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम बैठ गए थे पीछे कि यूपीएससी से कौन लड़े। एक लड़का था, उसके कुछ मार्क्स से फॉरेस्ट का जो है वो रुका था मेंस, मतलब कुछ मार्क्स से इन द सेंस की इतना ही, लगभग 0.6 मार्क्स से उसका मेंस रुका था यूपीएससी में फॉरेस्ट का। तो वो इस चीज को लेके गुजरात हाई कोर्ट में चला गया, और गुजरात हाई कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को गलत डिक्लेयर करवा दिया यूपीएससी से, और यूपीएससी ने बोला जी हमारी गलती है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने उस बंदे को बोला कि भाई अगर तुम्हारी गलती है तो ये बंदा मेंस लिखना चाहिए, और वो बंदा 2025 का मेंस लिखा था उसने फॉरेस्ट का, बिना प्री दिए, बिना प्री क्वालिफाई किए उसने 2025 का मेंस लिखा था। तो समझ जाओ यार। वाई भारत मैटर, ये शॉर्ट में बहुत आता था, आगे चमकती हुई जयशंकर के, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, हमें नहीं पता थे। सूडान के अंदर युद्ध था, हमें पता था सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तुर्की जो है वो नाटो की मेंबरशिप टर्की के साथ में नहीं है, नाटो की मेंबरशिप टर्की का कोई फंडा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर तुर्की वाला सीन नहीं आता यहाँ पे, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1 या 2, सीधी बात है, टू ओनली के साथ जाओ, क्योंकि अभी तक भरोसा इसी पे रखना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, सो बी ओनली। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं कहानी में। नेक्स्ट, इतना आसान क्वेश्चन है भाई ये, स्यूम्ड पाइपलाइन। जैसे मैंने सुना स्यूम्ड पाइपलाइन, मैंने तो इसको तोड़ दिया था। एक तो था सुएज कैनाल और दूसरा है MED से मेडिटेरेनियन सी। स्यूम्ड पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट पर्शियल गल्फ से ये जो है भाई आगे चलता है और यूरोप के थ्रू शिपमेंट करता है, इसमें क्या ही दिक्कत है, सही तो है ये। दूसरा, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ करता है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, जिंदाबाद है ये। देन ये वाले क्वेश्चन के ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, कैसा बताता हूं, मोटर बंद करता हूं पहले। कैसा ह्यू एंड क्राई हुआ भाई इसमें, रेड सी जो है वो बहुत कम प्रेसिपिटेशन लेता है इन एनी फॉर्म। ये तो मतलब सबने देख लिया कि भाई इसमें गलत करने का हमारे पास कुछ लॉजिक है नहीं, तो सबने ये सही लगा दिया। नो वाटर एंटर इनटू द रेड सी फॉर द रिवर फ्रॉम रिवर। तो सबको ये था कि कोई ना कोई नदी नाला तो बहता हुआ होएगा ही जो रेड सी में आए, तो लोगों ने इसे गलत कर दिया और 1 ओनली पे लगा दिया। आपको अगर ये दोबारा क्वेश्चन दिख जाए तो भी आपको 1 ओनली पे लगाना है, क्योंकि लॉजिक भाई ऐसा ही बोलता है, इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो 1 ओनली पे ही लगाना है, क्योंकि कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी इसका जो सही जवाब है वो सी है, बोथ 1 and 2। ठीक, ये सबका गलत था, तो मैंने बोला जो सबका गलत है आपका गलत है, उससे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये लगाने चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन जो सही होंगे सबके वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में बोला गया कि सल्फर डाइऑक्साइड किस में से निकलता है, जो सबसे ज्यादा काम करता है उसमें से सबसे ज्यादा निकलता है, लोकोमोटिव, शिप, मेटल फ्रॉम और पावर प्लांट। सारी दुनिया पावर प्लांट से चलती है भाई मेरे, है ना। और इंडिया में तो बहुत तगड़ा जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। लोकोमोटिव को भी आप मान सकते हो, शिप तो बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, इन दोनों के अंदर आप सोचो अपनी ईमानदारी से, यार लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल इस पे जाओगे कि पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। वैसे भी देखो तो यूजिंग फॉसिल तो दोनों में मैचिंग है। पावर प्लांट बड़े होते हैं यार, है ना, तो बहुत तगड़ा पॉल्यूशन करते हैं ये। सो 90 का आंसर वुड बी द डी। 91,
देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी इन द साहेल रीजन, बिल्कुल ठीक है, मिलिट्री के टेक ओवर हो रहे हैं वहां पे, इसी की वजह से ऐसा काम हुआ था, बिल्कुल सही है यार, दोनों चीजें एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन फालतू फंड के होते हैं जिनके नंबर बेफिजूल में मिलने होते हैं आपको, और ऐसे गलत नहीं कर सकते आप। तो मैंने क्या बोला, हर चीज में अगर आप एलिमिनेशन वाली ट्रिक लगाओगे ना तो मरोगे। हर क्वेश्चन को फ्रेश माइंडसेट से देखो, फ्रेश माइंडसेट से देखोगे तो लगेगा यार इसमें है ही क्या दिक्कत। आंसर वुड बी ए, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूएसए। अगर इंडिया ने एक भी, कसम से एक भी एप्पल इंपोर्ट कर लिया, ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी। अगर इंडिया ने एक भी भाई इंडिया कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता ही है, ठीक, चाहे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना हो, तो इंपोर्ट तो होगा ही होगा भाई। तो इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए, गलत है भाई ये। जैसे ही गया मैंने तो बोल दिया भाई, पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। सेकंड क्या है, इन इंडिया के अंदर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लॉ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल ठीक है यार, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ करेगा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत सा बात तो दिख ही नहीं रही। 93 लोकसभा के बारे में बात किया हुआ, लोकसभा और स्पीकर के बारे में बात है कि अगर उसको रिमूवल की प्रोसेस चल रही है तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है यार। अगर इससे प्रिसाइड करवा दिया, सोचो आपको हटाना है और आप ही हेड हो उस कमेटी के, आप थोड़ी ना हटाओगे, बिल्कुल ठीक है, ही शैल नॉट प्रिसाइड, पहला ठीक है, तो पहला जाना ही है, उसको उड़ा दो। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, है जी, वोट का तो चीजें ठीक भी हो, बोलने ही नहीं दोगे, मतलब हाथ पैर बांध के मुंह पे पट्टी टेप लगा के बिठा दोगे क्या? वाई राइट टू स्पीक है यार, वोट का थोड़ी ना है। अगर वो बेचारा अपनी गवाही तो देगा यार, कोर्ट तक लोगों को अपना पॉइंट रखने का टाइम देती है, ये कैसा हो गया, ये तो गलत ही हो जाएगा यार। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सीधा सीधा आंसर 1 की तरफ चला जाता है जी। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। जो लोकसभा है ना, ये थोड़ा सा मैं गलत तरीके से बताऊंगा, वो एक तरह से अनटचेबल है। अनटचेबल मतलब अगर लोकसभा में कोई भी बिल छू के भी निकल गया, छू के भी, टच भी कर दिया, चाहे वो लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ हो, लोकसभा में पड़ा हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के थ्रू में पास होने के लिए आया हो, चाहे वो कहे लोकसभा से ही ओरिजिनेट हुआ हो, राज्यसभा में पड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी बिल ने लोकसभा को छू लिया और लोकसभा हो गई डिसॉल्व, तो वो बिल हो जाएगा डिसॉल्व, ठीक है। एक ही कंडीशन में वो बिल बचा रहेगा, जब वो बिल ऑलरेडी ज्वाइंट सिटिंग के लिए बैठा हुआ होगा, बस ऑलरेडी बैठा हुआ होगा तभी बचा रहेगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहाँ पे अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन ए डिसोल्यूशन, ठीक है, बिल पेंडिंग बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। अब बिल इन रिगार्ड प्रेसिडेंट नोटिफाइड हिज और इन मेंशन समन टू जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो जो आंसर इसका है, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा, देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द राइट आंसर वुड बी द, वैसे भी 1 और 2 है, ठीक। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन नंबर 95। इसका मैंने ऐसे याद किया था, आपको भी बता देता हूं। एसपीडी जो है वो प्रेसिडेंट करता है, समन, प्रोरोगेटिव और डिसोल्यूशन। ये एसपीडी जो है कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई साहब प्रेसिडेंट एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या बकवास है जी, आप हमें गलत सलत पढ़ा रहे हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। हमको नहीं पढ़ना थर्ड है क्या, सो दूसरी को देखते हैं। प्रोरोगेशन इज जनरली डन जब हाउस जो है अपना काम कर चुका होता है, बट देर इज नो बार फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोरोगेट द हाउस विच इज इन सेशन। पर उसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बार नहीं है, बिल्कुल ठीक है यार, कोई बार नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर, जबरदस्ती थोड़ी ना प्रेसिडेंट के साथ जबरदस्ती कैसे कर दोगे। तो 2 और 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, और कौन करेगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। यूरोपियन यूनियन जो है वो 2040 तक अचीव करना चाहती, ठीक है यार, इसमें हम क्यों बोलें कि गलत है, ठीक। अब देखो जब लोग ये बोलेंगे ना कि ये गलत है, डेटा यूपीएससी गलत देती है, तो वो इसे रॉन्ग मार्क करके आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन की फील पकड़ो, फील पकड़ते ही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। बाकी ये हुआ था कि भाई 2040 तक 40% प्रोडक्शन को जो है वो रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, अरे नहीं, है ना, ये था। तो इसका स्टेटमेंट निकलेगा, तो एक मिनट क्या था, एक मिनट दोबारा पढ़ने दो भाई। यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव इट्स कार्बन न्यूट्रलिटी इन 2040, देयरफॉर एम टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। सी यहाँ पे है, सेम चीज मैंने दोबारा रेक्टिफाई करी थी, आपको फिर बताता हूँ। फर्स्ट टाइम में भी यही गलती हुई, सेकंड टाइम में भी मेरे से यही गलती हुई, सीधा पढ़ता हुआ चला गया। यहाँ तक तो ठीक है यार,
देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन टेक्नोलॉजी, सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी हो जाएगी, कार्बन न्यूट्रल की। कुछ ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी कभी भी कार्बन न्यूट्रल की नहीं हो सकती, ठीक है, हो सकती है 1000-2000 साल के बाद, अभी नहीं हो सकती। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। अब सोच के देखो यार, अब आपको ना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ये है कि अगर वेनेजुएला जैसे देश ने एकदम से रैपिड रिकवरी करी होती तो द हिंदू में एडिटोरियल्स में भर भर के आता कि किस तरह से वेनेजुएला ने मतलब एकदम से रैपिड रिकवरी कर दी, और वो इकोनॉमिक्स की किताबें छपती, थियरीज बनती। आपने सुना वेनेजुएला की? नहीं सुनी? नहीं सुनी तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड दैट टेक्स माय टाइम। इसमें क्या था जी? टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। मुझे नहीं पता, मुझे लगा स्टेट भी हो सकता है। लैंड जो लैंड है वो स्टेट की प्रॉपर्टी आती है, तो स्टेट माइट भी देयर। अभी जज नहीं करते, आगे चलेंगे। अंडर द स्कीम कैटेस्ट्रल मैप ऑफ डिजिटाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है। तो जहां पे दूसरा नहीं है, मतलब इसमें कोई गलत सलत बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसे गलत करना चाहता हूं कर दूंगा, तो नहीं, जहां पे दूसरा नहीं है काट दिया। अब मेरे पास जो सही करने के चांसेस हैं 33% है। अब इट इज़ एन इनिशिएटिव बीन टेकन, जो कि राइट और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। अब देखो जो यहाँ तक पहुंच जाएगा कि वो इन मानचित्रों को जो है वो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी लोकल लैंग्वेज के अंदर। यहाँ तक मैंने एक बार पढ़ा और मुझे लगा ये गलत है, लेकिन मैंने कहा आगे भी देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि उस लैंग्वेज को जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर रखा है तो उसके ऊपर कन्वर्ट करेंगे, तो हाँ अभी जाके ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे 2 और 3 अब 1 के ऊपर था और मैंने मार्क कर दिया 1 को रॉन्ग। क्यों? ये सोच के कि भाई लैंड जो है वो स्टेट के अंदर में आता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम सेंटर का नहीं हो सकता, दोनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, बट मेरा जो आंसर था वो गलत था। सही जवाब 1, 2 और 3 ही आता है, ठीक है। सो समटाइम्स आई ऑल्सो मेक द मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई यू विल ऑल्सो मेक द मिस्टेक्स। हाँ, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके अंदर भाई एक मिनिमम पैकेज होता है एंटीनेटल केयर सर्विस का 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। यहां पे डाउट आता है, क्या 6 महीने पोस्ट डिलीवरी? 6 महीने पोस्ट डिलीवरी कुछ नहीं होता भाई। पोस्ट डिलीवरी के ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना मैक्सिमम पकड़ के चलो। 6 महीने तक अगर सरकार देखभाल करेगी तो कैसे चलेगी? उसके बाद तो भाई इम्यूनाइजेशन वाला मिशन इंद्रधनुष वाला प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो ये नहीं होगा। 6 मंथ तक जो है एंटीनेटल केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट इज नॉट बाइंड्री फॉर दैट। तो यहां तक तो ठीक है यार, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर यहां तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद चल के प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर आपकी ये इनकरेक्ट हो जाती है। अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं ना, उनको बोला जाता था कि भाई जाके थोड़ा सी हेल्प वेल्प प्रोवाइड करवा दो, ठीक। तो हाँ, इसके अंदर हेल्प प्रोवाइड होती है। प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिल्कुल, दे कैन वॉलंटियर, ठीक है। क्यों वॉलंटियर? तो भारत सरकार चाहे तो आप लोगों से घर बैठे करवा ले, ठीक, आप थोड़ी ना मना कर सकते हो। सो यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये दिख रहा है 21। हिंदुस्तान में 21 वर्ष की उम्र, ठीक है, शादी के लिए होती है, बाकी सारी चीजों के लिए 18 वर्ष की उम्र होती है, ठीक है। 18 वर्ष या फिर, है ना, बस, ठीक। तो अब देख लो इसको, फर्स्ट को एलिमिनेट करो, दूसरा 100% ठीक है, दूसरा 100% ठीक है। तीसरे पे देखते हैं, ईच सब्सक्राइबर उसे जो है 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में 3000 की पेंशन मिलेगी। बिल्कुल सही जवाब है, ये पता होना चाहिए, 3000 की पेंशन ही मिलेगी, ठीक है। हमेशा से था, शुरू दिन से ही था, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो अच्छी बात है भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है, और हो गया भाई इसका 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। और 2 और 3 के साथ ही आपके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं 2024 के। अभी यहां पर आपने क्या देखा, क्या फील किया? क्वेश्चंस को पहले पढ़ना हो चाहिए, उसके बाद इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं करना चाहिए जब तक लास्ट स्टेटमेंट पे ना पहुंच जाओ। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो उसके ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ लड़वाओ, फिर उन ऑप्शंस में से उन चीजों को देखो जो सबसे ज्यादा वाइडर स्कोप को कवर करती हैं। जो जितनी ज्यादा वाइडर स्कोप को कवर करती है वो इतना ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ को प्रेफर करती है तो वहाँ पे दिक्कत होने की चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो बेनिफिट हैं उनके बारे में सरकारी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं, और आपने क्या देखा कि क्रॉस होता है ऊपर से नीचे, है ना, 1 का 3 से, 2 का 4 से, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। 3 वाले क्वेश्चंस में जो में 3 स्टेटमेंट होते हैं, बड़ी समझदारी के साथ बरतना चाहिए। साइंस एंड टेक, स्पेशली पॉलिटी, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत आसान होती है, ठीक है। तो विद दिस मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।